जिनकी एस्पिरेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने की, तो क्या चीजें अगर वो कुछ पहले से करना शुरू करें तो शायद उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं अगर आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो। हम मार्केट में जाते हैं 100 रुपीज़ में, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है 37 रुपीज़ का और हम 100 रुपये की नोट देते हैं, हमें कुछ नहीं तो 10 मिनट लग जाता है ये सोचने में यार शॉपकीपर वापस कितना करेगा। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी मैथमेटिक्स में वीक है। पर आप मुझे एक बात बताओ सर, ऐसा क्यों होता है कि मैथ से ही सबको डर लगता है? इसके पीछे का जो रीज़न है वो टीचर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे हैं और सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। पर बैंकिंग की हम सिर्फ बात करें तो हमारे यहाँ अभी हमारा जो डेटा था वो 25,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन उन्होंने कराया था। तो कोई ट्रिक्स जो आजकल या वैसे लोगों को अपने मैथ्स की जर्नी में आनी चाहिए? एसएससी के एग्जामिनेशन में आए दिन प्रोटेस्ट होता है। क्यों होता है पता है? बच्चे ने फॉर्म भरा है लखनऊ से, उसका सेंटर मिल रहा है मुंबई। अब हजारों किलोमीटर दूर जाकर के बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है। चलो ठीक है, दिया तो दिया। जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर वो जा रहा है वहां पर एसी नहीं है, वहां पर फैन नहीं है, उसका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जा रहा है, उसका पेन चलते वक्त अचानक से रुक जा रहा है, माउस हम ऊपर नीचे कर रहे हैं और वो कर्सर मूव ही नहीं कर रहा है। और हम किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं? ए ग्रेड एग्जामिनेशन की, बी ग्रेड एग्जामिनेशन की, जो मतलब हाई सैलरी आपको पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो क्रिएट करेगी। आई थिंक ये तो एक अलग डार्क रियलिटी आपने खोली है, क्योंकि अभी तक जो डार्क रियलिटी लोगों को पता चलती है वो ये है कि कितना प्रेशर है। जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं या फिर लोग बता रहे होते हैं कि सरकार चाहती ही नहीं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे वो निकले। आज हम कुछ ऐसे एग्जाम्स की बात करने वाले हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा होती है, सपना है लोगों का उसको क्लियर करना, पर एक स्ट्रगल भी बहुत बड़ी है। गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं जिसको एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में अपीयर करता है, चाहे आप एसएससी ले लो, चाहे एग्जाम्स रेलवेज के हो जाएं, बैंकिंग सेक्टर के हो जाएं, टीचिंग सेक्टर के हो जाएं, बहुत सारे लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं पर बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। और आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो इसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जिससे सबको डर लगता है। सिर्फ इन एग्जाम्स के लिए नहीं, शायद स्कूल से ही वो डर हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि भाई मैथ्स को क्लियर कैसे करें। इनके तो नाम में ही वायरलिटी है, इनका चैनल ही वायरल मैथ्स है। तो आइए आज हम मिलते हैं अड्डा 24/7 के एसोसिएट डायरेक्टर और मैथ्स फैकल्टी के हेड से, जो है नवनीत सर, और वो हमें बताएंगे कि मैथ्स को क्रैक कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपीयर कर रहे होते हैं, और कैसे आप बिना थोड़ी टेंशन के इनको शायद पास कर पाएंगे। तो कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी इनसे आज पूछेंगे। तो आइए मिलते हैं आज नवनीत तिवारी जी से। नवनीत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू समझे क्या। थैंक यू सो मच मैम। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ ये क्योंकि हमारे शो का नाम थोड़ा समझे क्या है। और काफी यंग ऑडियंस है हमारे शो पे। राइट मैम। तो आप उनको थोड़ा सिखाइए और बताइए कि जिनकी एस्पिरेशन है गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करने की, तो क्या चीजें अगर वो कुछ पहले से करना शुरू करें तो शायद उनके लिए ये जर्नी थोड़ी आसान हो सकती है। मैथमेटिक्स के लिए और जनरली ऑल्सो, मतलब जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एज अ टीचर, उनके लिए थोड़ी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सकती है। बिल्कुल मैम। मैम सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम, जैसे होता है ना कि अगर हम किसी अपने एनिमी से फाइट करना चाह रहे हैं तो हमें उसकी कमियां, उसकी शक्तियां, है ना, उसके अंदर जो वीकनेसेस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी तरह जब हम किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है सबसे पहले। क्योंकि अगर आप बात करो मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स बहुत बड़ा सागर है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, अगर आप सब पढ़ने बैठोगे तो फिर मैथ्स कभी खत्म नहीं होने वाली। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हर एक एग्जामिनेशन में मैथ्स पूछी जाती है, बट उसके जो टॉपिक्स हैं, उसके जो चैप्टर्स हैं वो अलग अलग हैं। मतलब किसी एग्जामिनेशन में इतने सेट ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं, किसी और एग्जामिनेशन में डिफरेंट सेट ऑफ टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट, आप किसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो मुझे उन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले सिलेबस आपने नोट डाउन किया, फिर अब आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है।
सबसे पहला काम आपका यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाओ, फिर देखो कि हाँ अब आपके टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक सब्जेक्ट की बात कर रहा जो भी आपके जनरल। एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल गए, आपको मालूम चल गया अच्छा इनके अराउंड क्वेश्चंस नजर आते हैं आपके एग्जाम में। फिर उसके बाद आपको उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ये 3 गोल्डन रूल्स हैं अगर आप अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हो तो। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप वायरल मैथ्स के नाम की जो उपाधि है आपको कैसे मिली है? मैम बस मिल गई। क्यों? और बिकॉज और कोई मैथ्स टीचर इतना मैंने शायद फेमस वायरल ऐसा नहीं देखा है। हो सकता है हो, मेरी वो फील्ड नहीं है तो मेरे को पता नहीं होता, बट कोई तो रीजन होगा, कहीं तो कनेक्ट किया होगा आपने। हाँ मैम, कनेक्ट इस बेसिस पर हुआ। टीचर्स तो बहुत सारे हैं मैम, बट हुआ क्या था, जब मेरी आर 24/7 में ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने अपने और भी सेशंस में बता रखा है ये बात कि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी एक्चुअल में उस टाइम पे स्लॉट अवेलेबल ही नहीं था। अच्छा। तो मेरी किस्मत कही है या फिर जो भी कि हाँ मेरी जॉब लग गई वहाँ पर, और वहाँ पर स्लॉट अवेलेबल नहीं था। अब स्लॉट अवेलेबल नहीं तो हम पढ़ाएं कहाँ पर, कितने बजे पढ़ाएं? तो मुझे ऐसा लगा कि यार सुबह ही चूज़ करते हैं टाइम, क्योंकि अडर 24/7 पर जो पहली क्लास चलती थी वो 7 AM पे चलती थी। ओके। तो मैंने कहा 6 AM पे पढ़ाते हैं। अब बहुत रेजिस्टेंस फील हुआ, क्योंकि सुबह 6 बजे मैथ्स तो वैसे भी कोई नहीं पढ़ना चाह रहा होता। सुबह आप देखोगे तो सुबह हमेशा करंट अफेयर्स चलता है या फिर ऐसे टॉपिक्स चलते हैं जो आपको मेमोराइज करने में है ना ईजी हो। तो मैंने पिच किया कि मुझे मैथ्स पढ़ाना है। बहुत उस पर बात हुआ, डिस्कशन हुआ, फिर हुआ चलो ठीक है तुम पढ़ाओगे। पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई करने गए तो बच्चे को उठने में ही प्रॉब्लम हो रही है अभी तो सुबह सुबह। ऊपर से जब आप ऐसे टॉपिक्स को लेके जाओगे तो बच्चे की आंखें खुल तो जाएंगी बट बहुत लंबे समय तक खुली रह नहीं पाएगी हाँ। और वो सो जाएगा। फिर मुझे याद आया कि बचपन में मेरी कैलकुलेशन बहुत वीक रही, मतलब ओ, मैं बहुत डम स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ का। रियली? सच में मैं मतलब आप मान के चलो कि मैं बोला भी हूँ कि मैं मेरी क्लास में जब मेरे पर मार पड़ती थी तो मान के चलो बेल बजती थी और जब मुझ पर मार पड़ती तो क्लास ओवर होती थी। ऐसा था, ऐसा सीन था प्रॉपर। फिर लाइफ चलती रही, लाइफ चलती रही। मेरी मैम, एक गीता त्रिपाठी मैम है, उनका आगमन हुआ मेरे जीवन में। उन्होंने थोड़ा सा सही दिशा दी, तो क्लास 6-7 के बाद से थोड़ा सा मेरी दिशा सही हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उस टाइम से ही मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेके बड़ा फोबिया था। एक होता है ना कि एक सेल्फ डाउट किसे कहते हैं कि हम 2+2 को भी कैलकुलेटर पर चेक कर रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ मेरे साथ था। तो बट हाँ, धीरे धीरे मूव ऑन होता गया, चीज़ें बदलती गई और हम 10th में फिर अच्छा स्कोर हुआ। 90% मैंने स्कोर किया, जो बच्चा फेल हो रहा था एक टाइम तक। तो जब मैं यहाँ पर पोजीशन पाया तो मुझे लगा कि यार मैथमेटिक्स तो मेरी अच्छी हो चुकी है, नो डाउट, बट कैलकुलेशन आज भी मुझे लगता है कि सिर्फ मेरी वीक नहीं थी। देश में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एक्चुअल में कैलकुलेशन वीक होती है बट उन्हें पता ही नहीं होता ये बात। लोगों को लगता है मैथमेटिक्स में अच्छा होने का मतलब है मैथमेटिक्स से सारी फॉर्मूले, सारी आइडेंटिटीज याद कर लो, टाइम एंड वर्क के आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो तो आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है। मैथमेटिक्स की शुरुआत यानी कि जो फाउंडेशन है मैम, वो कैलकुलेशन से ही है। हम मार्केट में जाते हैं 100 रुपीज़ में, अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट खरीदा है 37 रुपीज़ का और हम 100 रुपये की नोट देते हैं, हमें कुछ नहीं तो 10 मिनट लग जाता है ये सोचने में यार शॉपकीपर वापस कितना करेगा। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये मान के चलो कि आपकी मैथमेटिक्स फिर वीक है। आप ट्रिग्नोमेट्री कितने अच्छे सॉल्व कर ले रहे हो, आप ज्योमेट्री कितने अच्छे सॉल्व कर रहे हो, वो मैटर नहीं कर रहा कि अगर आप अपने बेसिक डेली नीड्स को अगर आप अपने फुलफिल ट्रू। नहीं कर पा रहे हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो वो मेरे माइंड में चल रहा था कि यार बच्चों की होती है। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की कि अगर सुबह पढ़ाना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, अगर सुबह पढ़ाना है और मैथ्स पढ़ाना है तो मैथ्स के लिए फिर कैलकुलेशन से बेहतर शो नहीं हो सकता, क्योंकि आप मेमोराइज को भी फुलफिल कर रहे होगे उस पोर्शन को भी, और साथ में पढ़ाते वक्त आप अपने ट्रिक्स टेक्निक्स को बच्चों को जब बताओगे तो बच्चों की डेली प्रैक्टिस होगी, ब्रेन बूस्ट होगा, उनका उनका कैलकुलेशन वाला जो माइंड है वो स्ट्रांग होगा और उनका आईक्यू बढ़ेगा और इससे उनकी प्रिपरेशन जर्नी यानी कि मैथमेटिक्स में भी इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो मैथ्स भी अच्छी हो जाएगी। तो उस शो का नाम हमारे एक सर हैं, पवन सर, उन्होंने नाम दिया कि वायरल मैथ्स रखते हैं इसका नाम। तो वहाँ से वो शो स्टार्ट हुआ। शुरुआत में 10-15 बच्चे जुड़े और वो बच्चों को इतना कनेक्ट किया। वही ना मैम, मैंने सोचा, लोगों ने बहुत अपोज किया उस चीज़ को लेके कि यार ये कौन पढ़ाता है, इतना बेसिक चीज़ पढ़ा रहे हो, प्लस माइनस सिखा रहे हो। मेरे को मतलब बहुत उसके पीछे सुनना पड़ा लोगों से, साथ के लोगों से बहुत सुनना पड़ा कि नवनीत तेरा नाम खत्म हो जाएगा, लोग सोचेंगे यार इसको मैथमेटिक्स आती नहीं है। तो मेरे माइंड में बड़ा चलता था कि यार मतलब हम अपनी पावर दिखाने के लिए हम मैथ्स थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, हमें तो वो करना है ना जो बच्चों को नहीं आता। टीचर वही है, जो बच्चों को नहीं आ रहा उसको आप कहीं ना कहीं उसको सिंप्लीफाई करो, उसको सिखाओ। मैंने कहा नहीं मुझे करना है। कहते हैं ना कि युद्ध अगर सच्चा है तो पीठ दिखाने वाली बात नहीं। फिर मैंने उसी पर काम किया, करता रहा और 15-16 बच्चे जुड़ते थे। अभी हाल ही मैंने 11,000 बच्चे लाइव पढ़ाए सुबह वाओ। 6 बजे।
अभी भी आप 6 बजे क्लास लेते अभी हैं? भी 6 बजे चल रहा है और मेरा लगभग 1000 एपिसोड्स होने वाले हैं। वाओ। तो ऐसे वो जर्नी बढ़ती चली गई और उसके बाद बहुत सारे सेशंस, बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। तो जो टैग मिला वायरल मैथ्स, वो शायद मेरे लिए भी फिर काम करना शुरू कर दिया। पर आप मुझे एक बात बताओ सर, ऐसा क्यों होता है कि मैथ्स से ही सबको डर लगता है, मैथ्स में ही पटी रहती है जैसे कहते हैं ना? हम्म। अब व्हाई इज इट सो? मतलब जैसे आपने भी कहा आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक थी, ठीक है, यू बिकेम बेटर एट इट या जैसे भी जो भी हुआ, बट व्हाई इज दिस सब्जेक्ट इतना ये हॉरर टेरर क्यों है लोगों के लिए? इसके पीछे का जो रीज़न है वो टीचर है। जब मैं छोटा था तो मुझे जो मैथ्स पढ़ाते थे वो अच्छे नहीं थे, या फिर कहा जाए मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। शायद वो अच्छे होंगे, बाकी टीचर्स, बाकी बच्चे तो उनसे ही पढ़ते थे, उनका श्योर। अच्छा स्कोर था, लेकिन मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है मैम जिससे कोई इंसान हेट कर ही नहीं सकता। इतना पावरफुल टॉपिक है, इतने पावरफुल उसमें चैप्टर्स है, इतने पावरफुल सब्जेक्ट है वो। तो उससे हेट करने जैसा कुछ है ही नहीं, बशर्ते आपको कोई समझाने वाला सही दिशा में मिल जाए कि हाँ वो इंसान ऐसा है जो आपको समझा पा रहा है हर एक चीज़ को। मेरे साथ नहीं था वो, तो मेरे साथ हुआ क्या, जब टीचर अच्छा नहीं था तो टीचर के अच्छा ना होने से या फिर मैं अच्छा नहीं था तो मैं सब्जेक्ट से दूरी बनाया। टीचर के साथ साथ मेरी सब्जेक्ट से दूरी बनती चली गई, मेरी मैथ्स वीक होती चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम केसेस में बच्चे को मैथमेटिक्स के जो टीचर मिले होते हैं बचपन में, वो अच्छे नहीं होते, या फिर बच्चा अच्छा नहीं होता जो अपने टीचर के साथ कनेक्ट कर पा रहा हो। और इस वजह से उसके माइंड में एक फोबिया बन जाता है कि मैथ्स ही खराब है। क्योंकि आज जब मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं मानोगे नहीं आप, 99% बच्चे ये बात बोल रहे थे, काश सर आप मुझे बचपन में मिले होते तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मुझे आज इतना बोरिंग या फंडामेंटल फिर नहीं होता। परेशान ना कर रहा होता। और आज जो बच्चे मैथमेटिक्स से इतना हेट करते थे कि उन्होंने 10th में शिफ्ट करके 11th में बायो ले लिया, साइंस ले लिया, कॉमर्स ले लिया कि यार मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आज बच्चे मैथमेटिक्स का यूज़ करके अपने एग्जाम्स को क्रैक कर रहे हैं। वो पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हाँ मैंने उनको पढ़ाया, उन्हें समझ में आ गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ या फिर मैं बहुत महान टीचर हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि मैं शायद बच्चों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूँ, और बच्चे जब कनेक्ट फील कर रहे हैं मेरे साथ तो वो खुद ही मेहनत करना शुरू कर दे रहे हैं और उनकी मैथ्स अच्छी हो जाए। वैसे ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि टीचर्स की ट्रेनिंग तो हो नहीं रही है ऐसे, तो एंड आगे चल के क्या है, लोग टीचर्स भी कम बन रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम का हल क्या है? मैम जैसे गवर्नमेंट तो बहुत सारी कोशिशें कर रही होती है। आपका देखो, आप सीटेट का एग्जामिनेशन होता है, टेट का एग्जाम्स होते हैं, जहाँ पर टीचर की एग्जामिनेशन है, टीचर का बच्चों मतलब आपको पहले उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप टीचर बनोगे। बट मेरा मानना मैम कुछ अलग है थोड़ा सा। आप कितने क्वालिफाइड हो, आप कितने नॉलेजेबल हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने अच्छे टीचर बनोगे। ट्रू। सब्जेक्ट पार्ट पर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नॉलेज होनी चाहिए, वो तो मेजरली है, वो तो वन ऑफ द रीजंस है, बाय डिफ़ॉल्ट है। बट जब तक आपका एक्सप्लेनेशन डेप्थ में ना हो, आप अपने क्राउड को, आप अपनी ऑडियंस को समझ ना पाओ कि हाँ मुझे उस लेवल पर जा कर के पढ़ाना है, तब तक आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। और ये बात सच कही आपने कि इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। मैम टीचर कोई भी बन जा रहा है, ये भी सच बात है। ट्रू। जिस बच्चे के पास फाइनेंशियल वीक है, अगर वो, या फिर कोई भी इंसान अगर फाइनेंशियली बैकग्राउंड से वीक है, तो सोचता है कि मैं चलो मैं पढ़ा देता हूँ। इस वजह से भी टीचर्स की संख्या बढ़ गई। बट जो एक्चुअल टीचिंग, जिनके अंदर एक है ना सोल है कि पैशन हाँ है। पैशन है, मुझे टीचिंग ही करनी है, उन टीचर्स की कमी हो गई। क्योंकि आप जैसे अच्छे टीचर्स भी बच्चों को पढ़ा रहे हो। आप मतलब आई एम सेइंग, आप टीचर्स जो होते हैं जो अच्छे कनेक्ट करते हैं, वो टीचर्स को क्यों नहीं पढ़ाते? मैंने किया था मैम। फिर क्या हुआ? मैंने अड्डा 24/7 में आने से पहले मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, हाँ। जिसमें मैं टीचर्स की ट्रेनिंग देता था उस टाइम पे। ओके। हाँ, लेकिन वो कोविड से पहले का टाइम था। और यही थॉट था मेरा कि होता क्या है कि टीचर्स के साथ क्या है कि जैसे मैं प्रॉफिट लॉस का एग्जांपल लूँ, तो टीचर पढ़ा रहा है प्रॉफिट लॉस, बट वो पढ़ाते पढ़ाते 5 साल बीत गया। हर बार एक नया बैच आ रहा है, हर बार वो प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहा है। श्योर। शुरू शुरू में जब उसने पढ़ाना शुरू किया होगा तो उसको बड़ा मजा आया होगा कि आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे आज हम लोग, बच्चा भी खुश हो रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टीचर को लगा कि यार प्रॉफिट लॉस ही तो पढ़ाना है, और उसने नॉर्मली ले लिया प्रॉफिट लॉस को। यार चलो बच्चों देखो, ये है फॉर्मूला, ये है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। बट वो टीचर एक समय पर ये भूल गया कि इस समय जो उसके सामने ऑडियंस बैठी वो तो नहीं नहीं है, है। वो तो प्रॉफिट लॉस को फर्स्ट टाइम देख रही है। आप हो सकता है बहुत बार पढ़ा चुके होगे, बट बच्चा तो पहली बार देख रहा है।
आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ाया उस टाइम पर तो बच्चे को लगा प्रॉफिट लॉस चैप्टर ही बेकार है, और इस वजह से उसका टॉपिक खराब हुआ, फिर धीरे धीरे सब्जेक्ट खराब हुआ, फिर धीरे धीरे टीचर खराब हो गया। तो ये मेरे माइंड में आया कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, टीचर को भी मोटिवेशन की आवश्यकता है, उनको बताने की कोई यहाँ पर ज़रूरत है कि यार बच्चा तो पहली बार पढ़ रहा है, तो आपको उसी एनर्जी, उसी पैशन, उसी एंथुसियाज्म के साथ पढ़ाना चाहिए। तो मैंने ये शुरू किया था, और हमारे लखनऊ में हमारे बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल्स में हमारा सेमिनार भी हो रहा था। बट वो एक थोड़ा सा टफ टाइम था कि अचानक से कोविड आया आ गया। और फिर एकदम से डिजास्टर हुआ। अच्छा, जैसे एग्जाम्स के जो आंकड़े हैं, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं यूपीएससी के और गवर्नमेंट एग्जाम्स के, पीपल हु अपीयर वर्सेस पीपल हु मेक इट, बहुत ही 1% ऐसा आंकड़ा रह जाता है, जैसे इसमें है कि 14 लाख लोग एस्पिरेंट रजिस्टर करते हैं, उसमें से 5-6 लाख एक्चुअली अपीयर करते हैं प्रीलिम्स के लिए, और सिर्फ 13-14 हज़ार के आसपास क्वालिफाई कर पाते हैं मेंस के लिए। तो लेस देन 1% का पूरा रेशियो है। तो यहाँ क्या काम करता है? स्ट्रैटेजी करती है, कंसिस्टेंसी करती है, रट्टेबाजी करती है, क्या चलता है फिर? बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या, बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब हर दूसरा बच्चा इसकी कहीं ना डेफिनेशन कहीं ही नहीं डेफिनेशन है। ही नहीं है, वो इन्फिनाइट होता चला जा रहा है, और सिलेक्शन रेट बहुत ही कम है। बट मैम इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट से देखता हूँ ओके, कि आप बताओ कि सक्सेस रेट 100% किस फील्ड में है? ट्रू। किसी फील्ड में भी नहीं है। आप अगर हम थोड़ा सा पर्सनल लेवल पर जाएं तो क्या हर एक इंसान को अच्छे माँ बाप मिलते हैं? नहीं मिलते। हर माँ बाप को क्या अच्छा बेटा अच्छी बेटी मिल जाती है? नहीं मिलते। क्या हर हस्बैंड को अच्छी वाइफ मिलती है, हर वाइफ को अच्छे हस्बैंड मिल जाते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या हर बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है? ट्रू। नहीं होता है। हर सिंगर पॉपुलर नहीं होता, हर गाने हिट नहीं होते। तो सक्सेस रेट 100% तो किसी में नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लोग सक्सेसफुल हो नहीं रहे, राइट? सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो डटे रहते हैं, लड़ते रहते हैं, कभी हार नहीं मानते, और एक न एक दिन वो दिखा देते हैं कि हाँ मैंने चाहा था और मैंने आज करके दिखा दिया। तो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में भी ये चीज़ वर्क कर रही है। लोग कह सकते हैं कि हाँ वैकेंसीज बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। मैम साथ ही साथ ये भी आप देखो तो जितने लोग अपीयर हो रहे हैं, जितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो 100% अपना एग्जामिनेशन को दे पाते होंगे? इतना बड़े लेवल पर मैम डिस्ट्रैक्शन है। आप एक बार अगर इंस्टाग्राम अपना ओपन करते होगे, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग तो ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं दुनिया को कि इंस्टाग्राम वेस्ट है, टाइम वेस्ट करता है, लाइफ खराब कर रहा है, आंखें खराब कर रहा है। हम समझदार लोग हैं, हम ओपन करते हैं इंस्टाग्राम, हम और भी कौन सा समझे। हम ओपन कर रहे हैं और हम 1 घंटे लगा दे रहे हैं, जो कि हम, आप जैसे अभी आप जॉब में होगे, आप फ्री होते होगे तो बस ऐसे ही सोचते होगे चलो 5 मिनट देख लेते हैं। 5 मिनट कब आपका 15 मिनट्स 45 मिनट्स में कन्वर्ट होता हुआ आपको नहीं पता, जो कि आप समझ रहे हो इस चीज़ को कि वो कहीं ना कहीं आपको हार्म कर रहा है। बच्चे तो बहुत भोले होते हैं, उनको, वो तो बहुत मासूम, उनको पता ही नहीं है कि इंस्टाग्राम का इम्पैक्ट क्या है आपके लाइफ में। तो इस लेवल पर डिस्ट्रैक्शन है, जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है फोकस का लेवल उतना ही कम है। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं दुनिया को, वो मास में दिख रहा है, बट जो फोकस स्टूडेंट है ना मैम, उनका सर्कल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। मैं ये नहीं कहता कि इतना छोटा है कि सभी की जॉब लग जाएगी, श्योर। बट स्टिल वो सर्कल मच 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 स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू कितने बच्चों ने अपीयर अपीयर किया, और फिर उसमें फाइट शुरू होती है एक्चुअल में। और वहां पर जो रेगुलर रहता है, जो डिसिप्लिन रहता है, अगेन वही बात, जिसके पास परफेक्ट स्ट्रेटजी है, परफेक्ट डायरेक्शन है, उसको, जैसे मैंने शुरू में बोला कि उसको ये पता है कि पढ़ना कैसे है, उसको सिलेबस पता है, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की नॉलेज है, उसने अच्छे से मेहनत कर रखी है, उसके पास स्पीड है, एक्यूरेसी है, अपनी स्ट्रेंथ अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस। है, अपनी वीकनेस, उसको पता है कि मैं किस लिए बना हूँ, मेरे बैकग्राउंड में मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, और उस हिसाब से उसने अपने एग्जाम्स को चूज किया, वो आज सक्सेसफुल है। जैसे मैंने ना आगे क्वेश्चन लिखा था कि किस तरह की डिस्ट्रैक्शंस आप बच्चों में देखते हो, ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो होगी, पर और किस तरह की होती है, एंड हाउ डू यू मेक श्योर, या आप उनको क्या बताते हो कि यार ये छोड़ो, थोड़ा इसको हटाओ, क्योंकि वो भी एक टास्क है बिल्कुल। उनको समझाना कि ये क्यों डिस्ट्रैक्शन है और क्यों करेक्ट आपके लिए करेक्ट एक करेक्ट करेक्ट प्रॉब्लम है। करेक्ट करेक्ट। जैसे अभी इस टाइम का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो तो यही है, सोशल मीडिया ही है, राइट। जो पीक पर है अपने। इसमें दो तरह के डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं सामने। एक तो ये है कि बच्चे को सिर्फ चाहिए कि वो अपने आप को थोड़ा सा फील गुड कराने के लिए, या फिर अपने स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए वो इंस्टा पे आ जा रहा है, या फिर वो यूट्यूब पे चला जा रहा है, सोच रहा है थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। मतलब आप ये देखो कि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव कर चुकी है कि बच्चे के हाथ में सब कुछ है एक सिंगल क्लिक पे। ट्रू। अभी हमारा ये पॉडकास्ट चल रहा है, लाखों बच्चे देख रहे हैं,
इन्हीं लाखों बच्चों में अचानक से नीचे एक नया वीडियो दिखेगा जिसमें कि एक हीरोइन डांस कर रही होगी और 1 सेकंड लगेगा उनको उस पे जाने में। बिल्कुल। इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है और इसी वजह से सिलेक्शन या फिर सक्सेस रेट भी डिक्रीज करता जा रहा है। डिस्ट्रैक्शन में अगर हम बात करें सोशल मीडिया की, या फिर हाँ साथ में व्हाट्सएप भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हम समझ नहीं पाते उसको, हम मानते हैं कि वो तो मैसेंजर है, बट जितना टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को आसान किया है, आसान उन लोगों के लिए किया है जो कॉर्पोरेट में, जो जॉब में, बट जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी लाइफ को और वर्स्ट कर दिया है। आप अगर व्हाट्सएप आज आपके हाथ में है तो आप कितने आसानी से अपने फ्रेंड को कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप किसी लड़की से परेशान हो तो आपने तुरंत अपना बड़ा सा चिट्ठी उसको भेज दिया। आप खुद भी परेशान हो, उसको भी आपने एक मोमेंट नहीं लगाया परेशान करने में। तो जितने भी सोशल मीडिया के एंगल्स हैं वो सभी इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन का पार्ट है। वो टाइम जा चुका है जब हम बाहर निकला करते थे, लाइट चली जाती थी हमारे सोसाइटी में तो हम सारे लोग पार्क में घूमते थे और खूब छुपन छुपाई और ये सब गेम्स खेलते थे, तो वो सब जा चुका है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं बच्चा परेशान है आज के टाइम पर। और मुझे लगता है कि अगर आप फोकस्ड हो, अगेन वही बात कि अगर आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है। मैं बोलता भी हूँ कई बार कि सैयारा मूवी देखा आपने, कितना हाइप बनी उसकी कि लोग रो रहे हैं थिएटर्स में जाके। तो मैंने बोला, मुझे बहुत गुस्सा आई, मैंने बोला कि अगर आप अपने माँ बाप के आंखों की बढ़ती हुई झुर्रियों को देख करके रो लिए ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप देख पा रहे हो कि उनकी हर दिन प्रत्येक दिन उनकी हाथों की, उनकी आंखों की झुर्रियाँ बढ़ रही हैं, तो अगर आप इतना सोच भी पाए ना तो भी आपका जीवन सफल है। तो जो बच्चे मैम मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें उनका एम पता है, जिन्हें पता है कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है, जिन्हें पता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है, वो इतने डिस्ट्रैक्शंस होने के बाद भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और जो डिस्टर्ब्ड हैं, जो मेंटली फिट नहीं है, उनके लिए आप कोई भी इन्वायरमेंट बना दो वो डिस्ट्रैक्टेड ही रहेंगे, उनके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ, वो बच्चे जो जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ या फिर जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में होते हैं, उनमें ये चीज़ नहीं है। उनको पता है कि उनको क्या करना है और वो रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं और हर दिन हम रिजल्ट्स दे रहे होते हैं इसी वजह से, क्योंकि हम इन्वायरमेंट भी ऐसा ही बना रहे होते हैं, हम बातें भी ऐसी ही कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पढ़ाऊँ थोड़ा, लेकिन मैं उसके अंदर एक स्पार्क ऐसा डेवलप कर दूं कि मैं अगर उसको एक चैप्टर पढ़ाऊं तो 10 चैप्टर पढ़ के वो अगले दिन खुद बैठ जाए। तो हमें वो स्पार्क डेवलप करने की जरूरत है। जिस दिन वो हो गया, डिस्ट्रैक्शन कितना भी होगा, बच्चे सक्सेसफुल होकर निकल रहे होंगे आगे। सर बच्चों के लिए तो चलो ये माइलस्टोन होता है कि यार मेरे कट ऑफ में इतने नंबर आ गए, या मेरा ये हो गया, मेरा इसमें एंट्री होगी। आपके लिए क्या माइलस्टोन नंबर्स? सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। हमें हमारी हमारी हम सुबह उठते हैं, हमारे दिमाग में जो प्रेयर होती है वो यही होती है कि हे ईश्वर, जो बच्चे हमें यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको सिलेक्शन दिला दो। तो आपका सक्सेस रेट क्या है अगर मैं से पूछूं तो? मैम हमारे में सक्सेस रेट जज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे वीडियोस हो सकता है आप तक पहुंचाओ, बट आप हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं हो। गॉट इट। राइट। वैसे अगर हम देखें तो हम वैकेंसीज को ध्यान में रखते हैं, जिससे हमारे बैंकिंग में लगभग 50 to 60,000 वैकेंसीज आती हैं। ठीक अब है। हमारे यहाँ 24/7 के प्लेटफॉर्म से अगर बैंकिंग की हम सिर्फ बात करें तो हमारे यहाँ अभी हमारा जो डेटा था वो 25,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हम लोगों ने कराया था। ओह। तो बहुत बड़ा परसेंटेज है। हाँ, अगर हम 50 सिर्फ है ऑलमोस्ट, अगर 50,000 कह रहे हो आप तो। टोटल ओवरऑल, हाँ, तो हाँ। वो बड़ा नंबर हो जाता है अपने आप में। तो हम इस हिसाब से अपने आप को चेक कर पा रहे होते हैं। आप मेरे से पूछोगे नवनीत तुम्हारा सक्सेस रेट क्या है, तो वो पॉसिबल थोड़ा सा कम है, क्योंकि लाखों बच्चों तक वीडियो पहुंच रही है और हम हो सकते हैं बहुत सारे बच्चों को जानते भी ना हो, बट वो पढ़ करके कहीं ना कहीं से सिलेक्शन ले रहा है। तो इसमें मुझे आप बताओ, जैसे मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इन कट ऑफ्स में, कि उसकी परसेंटेज जो है एज अ वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्या टॉपर्स वही हो पाते हैं जो मैथ्स में अच्छा कर पाते हैं, या उन्हीं का कट ऑफ में नाम आता है जो मैथ्स में अच्छा कर पाते हैं इसमें? नहीं, मैथ्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। ओके। जैसे अगर हम एसएससी की बात कर लें या फिर बैंकिंग की बात कर लें, तो सिर्फ मैथ्स नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। जैसे रीजनिंग है आपका, क्वांट है यानी कि मैथमेटिक्स है, आपका इंग्लिश भी है, आपका जीएस भी है। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो सेम रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, क्वांट भी है आपका प्रीलिम्स में। फिर प्रीलिम्स क्वालिफाई करो तो मेंस में भी आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है। क्या सबकी वैसे, सॉरी, वो वेटेज इक्वल होती है या? नंबर, अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें सबकी सेम है, अच्छा। सबकी सेम है। बट यहाँ पर क्या है मैम कि जैसे हम लोग स्टेमिना की बात करें, स्टेमिना क्या होता है? स्टेमिना ये नहीं कि आप 100 मीटर दौड़ पाए। स्टेमिना ये है कि आप 100 मीटर दौड़ने के बाद जब थक गए, जब बिल्कुल चूर हो गए, आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते हो, उसके बाद आप कितने कदम चल पाए थकने के बाद, वो है आपकी स्टेमिना। तो उसी प्रकार
बाकी सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आसान हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली वो इजी है, बच्चे स्कोर कर ले रहे हैं, 35 में 30+ स्कोर करके आ रहे हैं, इंग्लिश में वो ठीक ठाक कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम आती है मैथमेटिक्स में, तो जो सभी बच्चे कर ले रहे हैं उससे कट ऑफ डिसाइड नहीं हो रही, उससे सिलेक्शन डिसाइड नहीं हो रहा, डिसाइड इस फैक्टर पर हो रहा है कि अब आती है बात मैथमेटिक्स की। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो आपने अच्छे कर लिए, इसमें तो हर एक बच्चे ने अच्छा स्कोर कर लिया। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो अच्छा करेगा फिर वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को रीच करेगा या फिर एग्जाम क्वालिफाई करेगा। तो इस वजह से जो मैथमेटिक्स है उसका रोल बढ़ जाता है, या प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है कि हाँ यार मैथ्स में तो अच्छा करना ही करना है। गॉट इट। अच्छा, जैसे क्या होता है मैथ्स में हम बहुत यंग एज से ही बहुत सारी ट्रिक्स ढूंढने लग जाते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इजी कैसे होती है। मैं इनफैक्ट मेरा भी एक बड़ा इंटरेस्ट वैदिक मैथ्स में सडनली हो गया था बिकॉज ऑफ हाउ इजी कैलकुलेशन हैड बिकम। तो आपको क्या लगता है कि ये एज अ ट्रेंड, जनरली ट्रिक्स एंड टिप जो हम बात करते हैं, एज अ ट्रेंड इज इट हार्मफुल, या ये लॉन्ग टर्म में एस्पिरेंट्स के लिए एक्चुअली इट डजंट वर्क? नहीं नहीं मैम, मैं आपको रियलिटी बताऊं गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की, आप शॉक्ड हो जाओगे। हमारे एग्जामिनेशन में 1 घंटे का पेपर होता है बैंकिंग में या फिर एसएससी में भी, लाइक ऐसे ही सबका इक्वल इक्वल ही है। हमारे यहाँ 35 क्वेश्चंस करने होते हैं बच्चे को 20 मिनट के अंदर। ओके। 20 मिनट में, 20 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 35 क्वेश्चंस। ये मल्टीपल चॉइस होते हैं या होंगे मल्टीपल चॉइस, बट यू हैव टू कैलकुलेट एंड यू हाँ हैव टू आपको डू? सॉल्व करना है। ठीक है। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें तो एक क्वेश्चन पर हमारा 30 to 35 सेकेंड्स आ रहा है। बिल्कुल। 35 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, आंसर को टिक करके आपको आगे भी बढ़ना है, यानी कि नेक्स्ट पे भी क्लिक करना है। टाइमर स्टार्ट होते ही 35 सेकेंड्स कब खत्म होते हैं आप गेस भी नहीं कर सकते। True. आप चेक करोगे तब तक खत्म हो गया है ना। और इसी केस में बच्चे 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? ये इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि उनकी स्पीड, उनकी एक्यूरेसी बहुत शार्प है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब लाइटनिंग स्पीड के साथ वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर वो लाइटनिंग स्पीड के साथ सॉल्व कर पा रहे हैं तो वो बेसिक मेथड यानी कि ट्रेडिशनल मेथड से तो नहीं कर पा रहे होंगे कि अगर हम 24 का 25 मत से मल्टीप्लाई करें तो हम बैठ के लिख रहे होंगे 100%, ये तो आप मान रहे होंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स या फिर वैदिक मैथ्स या फिर शॉर्ट ट्रिक्स बहुत नीडेड है आज के टाइम पे। बट शॉर्टकट्स 2 कैटेगरीज में हैं इस टाइम पे, मैं देखता हूँ बाकी टीचर्स को भी। वो शॉर्टकट्स अच्छे हैं जो लॉजिकली बैक्ड हों, कंसेप्चुलाइज्ड हों। मतलब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 24 को 25 से मल्टीप्लाई करो, अब देखने में बहुत बड़ा नंबर हो गया, बट इसे हम आसान कर सकते हैं कैसे? 25 का आप डबल कर दो और 24 का आप हाफ कर दो। Okay. 24 का हाफ आपका 12 हो गया, 25 का डबल आपका 50 हो गया। तो 12 का 50 टाइम्स करना आपके लिए आसान हो गया। 12 5 60 यानी कि 600 आपका आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 24 का 25 टाइम्स नहीं बताया आपको, मैंने ये बताया कि हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैंने इसको हाफ किया क्योंकि बैलेंस हो रहा है एक तरह से, वो डबल हो गया ये हाफ हो गया, तो चीज़ें आसान हो गई। तो अगर मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता दे रहा हूँ तो शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे एग्जामिनेशंस में हो क्या रहा है कि टीचर फॉर्मूला बता देता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला अप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके पीछे का रीज़न नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला है। 8-10 स्टेप का क्वेश्चन था, टीचर ने क्या किया उसको रिड्यूस करके एक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया और सीधे बच्चे को रटवा दिया। शायद इससे सिलेक्शन हो जाए बच्चे का कि हाँ यार उसको तो टाइम बचाना है और उससे सिलेक्शन मिल जाएगा बच्चे को। बट अगेन वही बात, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता है। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तब तो अच्छी बात है, अगर लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपने कुछ सीखा नहीं अपने प्रिपरेशन जर्नी में, और फिर लॉन्ग टर्म में आप फेस कर जाओगे प्रॉब्लम। फिर आपको चैलेंजेस, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं, लर्निंग हुई नहीं आपकी, आप बस रटे। तो मैंने जब अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी की थी तो मैंने मैथमेटिक्स को रटा नहीं था, मैंने सीखा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, मेरा कभी प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू में रह गया मैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं अचीव नहीं कुछ कर पाया, मैं बैठा हूँ आज आपके सामने। तो क्यों? क्योंकि मैंने लर्निंग अच्छी रखी थी अपनी, कंसेप्चुलाइज मैंने लर्निंग रखी, तो मैं आज वो चीज़ें बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। तो रटना नहीं है, शॉर्टकट्स ज़रूरी हैं बट शॉर्टकट्स या शॉर्ट ट्रिक्स लॉजिकली बैक्ड होने चाहिए, कंसेप्चुलाइज होने चाहिए। अच्छा, बिफोर मैं आपसे पूछूं, हमें कुछ आप 2-3 इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताओ, बट उससे पहले क्योंकि आपने बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों है कि आपका सिलेक्शन काफी एग्जाम्स में नहीं हुआ? कहाँ आपको लगता है आपसे चूक रह गई? मैम, चूक सिर्फ इतनी थी कि मैं टाइम ही नहीं दे पाया, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था। मैं नानी नाना के यहाँ पला बड़ा, मदर फादर का बैकग्राउंड
एग्रीकल्चर बेस्ड था, तो थोड़ा सा वो पुअर भी था, और मेरी 4 बहनें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, और मुझे बचपन में ही नानी नाना के यहाँ शिफ्ट कर दिया था इसी वजह से। फिर स्कूलिंग ग्रेजुएशन होने के बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करूँगा, तो मैं लखनऊ आया। लखनऊ में मैंने तैयारी करना शुरू किया, बट अगेन एक मिडिल क्लास या फिर कहा जाए उससे भी बिलो वाले बच्चों के दिमाग में एक चीज़ हमेशा रहती है कि सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेके रखनी है अपने ऊपर। तो मैं घर से पैसे मंगा ही नहीं पा रहा था, मुझे बल्कि देने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा कि कुछ और भी करना होगा, तो मैंने फिर होम ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। होम ट्यूशन में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता था। फिर मैंने कोचिंग्स ज्वाइन करना शुरू कर दिया, वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया, साथ में तैयारी हो रही है। तो बड़ा ही वो रहा कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। तो मैं मानता हूँ इस वजह से नहीं हो पाया। उसके साथ साथ मैंने अपने प्रीलिम्स क्वालीफाई किए, उसमें मेंस क्वालीफाई, बट मैं लंबा टाइम नहीं दे पाया। सभी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन हो रही थी कि मेरे मैथमेटिक्स में फुल स्कोर आ रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया कि, और मैं साथ में पढ़ा भी रहा था, और मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यही मेरी डेस्टिनी है, मुझे मज़ा आ रहा है। सैलरी बहुत छोटी होती थी उस टाइम पे, तो ऑफलाइन में 7-8 हज़ार रुपये मिल रहा है, बट सोचिए आप, मैं 8 हज़ार में इतना खुश होता था। मैं पूरे सुबह 6 बजे से लेकर रात को मैं 9-9 बजे तक पढ़ा रहा हूँ, हर क्लास खत्म होने के बाद एक चाय एक समोसा आ जा रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट करी थी जर्नी, कि मैथ्स अच्छा हो रहा है, पढ़ाने में मज़ा आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि, और पैसा भी, फाइनेंशियली भी ज़रूरत थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब क्विट करते हैं और इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो पहले हम ट्रिक्स की बात करते हैं, बिकॉज देन आई वांट टू आस्क यू कि कब पता चले, कब ये बच्चा डिसाइड करे कि इट्स टाइम टू क्विट। ये भी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बट पहले, बिकॉज इट्स दैट्स द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे लगता है, कुछ आप बताओ कोई ट्रिक्स जो आजकल या वैसे लोगों को अपने मैथ्स की जर्नी में आनी चाहिए, या जो थोड़ा इजी कर सकता है मैथ्स की कैलकुलेशंस को। करेक्ट। एक तो जैसे मैंने अभी आपको बताया हाँ, कि 24 का 25 टाइम्स करना ईजी है। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट नंबर का आप हाफ, दैट्स द लॉजिक, एंड करेक्ट सेकंड नंबर करेक्ट, को आप डबल डबल कर कर रहे दिया हो। मैंने। ओके। तो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके एंड में 5 आ रहा, तो डबल करने में वो 0 के साथ चला और जाएगा। जब ऐसे नंबर्स नहीं आते तो फिर लाइक मैम अगर। ऐसे तो फिर मल्टीपल ट्रिक्स हैं, ओ, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना यहाँ पर गॉट टफ हो इट, जाता है। गॉट इट। बट हाँ, अगर हम फर्दर ट्रिक्स की बात करें, तो एक बड़ा कॉमन है और बहुत ज़रूरी है बच्चों को आना, कि जिस नंबर के एंड में 5 आता है उस नंबर का स्क्वायर निकालना बच्चों को आना चाहिए। फॉर ओके। एग्जाम्पल 15 का स्क्वायर, मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये मच नीडेड है, और बच्चों को नहीं पता होता, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं। 15 का स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर हो गया, 65 का, 75 का। तो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 65 का हमें स्क्वायर करना है, नंबर के एंड में 5 आ रहा है। जो 6 है, 6 को उसके आगे वाले यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस। अच्छा। 6 7 जा 42, ओके। 42 लिखो और आखिरी में आप 25 लिख दो बस। 4225 आपका आंसर। ओ, ओके। 75 का स्क्वायर करना है, 7 का 8 टाइम्स, 56, 5625 आपका आंसर। 25 का स्क्वायर है, 2 का 3 टाइम्स, 625, 625 आपका आंसर। तो ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पता होना वेरी चाहिए। इंटरेस्टिंग ऑल्सो, इजी है। इजी भी है। और कोई एक आध बताओ और। और मैं 1 से 100 तक हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि 1 से 100 तक की टेबल्स आज के टाइम पर आपको याद होनी चाहिए। अब बच्चे कहते हैं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैसे तो 1 से लेके 25 तक तो है ही है, आप इसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकती। तो रटा होना चाहिए एकदम फिंगर टिप पे, कि कोई ट्रू। पूछे तो आप तुरंत बता दो। बट हाँ, 1 से 100 तक में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, बट आपके पास राइट अप्रोच होनी चाहिए, जिसका यूज़ करके आप बाकी बच्चों से थोड़ा सा तो बेहतर, थोड़ा सा जल्दी आप बता सको। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 84 का 7 टाइम्स बताओ आप। टफ है अपने आप में। अगर आप मार्केट में जाओ और एक आर्टिकल की प्राइस 84 है और आपने 7 आर्टिकल्स खरीद लिए, अब माइंड में प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो गया है। 84 रुपीज़ का आर्टिकल है, 7 आर्टिकल्स खरीदने, कितने का प्राइस बनेगा मेरा। तो हम यहाँ पर सिखाते हैं बच्चों को कि आप लेफ्ट टू राइट चलो। ओके। 84 है, 7 टाइम्स करना है, तो 8 का 7 टाइम्स करेंगे, ओके। 56 हुआ, 8 7 जा 56, और 4 का हम 7 टाइम्स करेंगे, 28। ओके। तो 56 28 बना। अब 28 का जो 2 है वो 56 को दे दो आप, मतलब 58। 56 में ओके। 2 ऐड हो गया, ओके। तो 58 हो गया, और वहाँ पर 8, 28 का 8, तो 588। थोड़ा सा अच्छा। टफ है आपके लिए अभी, बट हाँ, अगर मतलब आप, मे बी बिकॉज मैंने राइट इट तो क्योंकि आप, शायद। हाँ, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे अभी, थोड़ा सा इजी नहीं हो रहा होगा। तो अगर हम इसके लिख के बता रहे होते हैं बच्चे को, तो बच्चे को बहुत आसान लगता है, और फिर हम उसको कम से कम कुछ नहीं तो 20-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा करा सकते। देते हैं, तो बच्चा वर्बली करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल 56 का 7 टाइम्स करना है, 56 का 7 टाइम्स, अगेन टफ है। तो 7 का 5 टाइम्स किया 35, 7 का 6 टाइम्स किया 42। ठीक है, फिर अब वो 4 फोर को, दे दिया उसको। हाँ, 35 को, 39 हो गया, और लास्ट में 2 बचा, तो 392। तो आप 35 का 7 टाइम्स 392 आपके माइंड में आ गया तुरंत, ये ऐसे होगा।
तो इस तरह से हम क्विकली कर पा रहे होते हैं अगर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, एक और आपने ना काफी बार ये मुद्दा भी उठाया है, मुझे लगता है कि जैसे ये जो बड़े प्रेस्टिजियस एग्जाम्स होते हैं हमारे यहाँ, गवर्नमेंट वाले हो गए या यूपीएससी हो गया, ये फेयर नहीं होते कभी कभी। तो जब आप ये कहते हो तो हम क्या कहना चाहते हैं कि क्या इसमें जो लेट्स से फाइनेंशियली बैकवर्ड नहीं है उनको एडवांटेज है, या पहले ही आप लोगों को पता चल जाता है क्या है, मतलब व्हाई आर दे नॉट फेयर एनी मोर? फेयरनेस इस बेसिस पर नहीं है मैम कि जो फाइनेंशियली पावरफुल हैं या फिर जो बैकवर्ड हैं उन्हें थोड़ा बहुत एज मिल सकता है जो फाइनेंशियली हैं पावरफुल। गवर्नमेंट जो एग्जामिनेशन इस टाइम पे कंडक्ट कर रही है उसी में फेयरनेस नहीं है। ओके, मतलब उनके एग्ज़ाम लेने के तरीके में ही मतलब प्रोसेस में आप प्रोसेस कह में रहे ही हैं। प्रॉब्लम है एक्चुअल में। ओके। अब आप ऐसे समझो एसएससी के एग्जामिनेशन में आए दिन प्रोटेस्ट होता है। क्यों होता है पता है? बच्चे के एग्जामिनेशन की डेट आई, बच्चे ने फॉर्म फिल किया, बच्चा एग्जामिनेशन देने गया, एग्जामिनेशन देने गया, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, जब वेट हो रहा है रिजल्ट आने का तो मालूम चल रहा है कि किसी एक सेंटर पे पेपर लीक हो चुका था। ठीक है। ठीक है, अब वो एग्जामिनेशन पूरा रद्द कर दिया गया। अब वो केस जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाएगा हाई कोर्ट, फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट। जहाँ पर रिजल्ट आने का टाइम था वहाँ पर वो कोर्ट कोर्ट घूम रहा है और एक समय के बाद मालूम चलता है कि एग्जामिनेशन पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और अब आपको फिर से फॉर्म फिल करना है, फिर से एग्जामिनेशन देना है। तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट कहाँ से अफोर्ड कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे साथ आज के टाइम पे यही है कि बच्चे के पास अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं, मतलब वो कहाँ से खरीदेगा कुछ भी। उसमें वो कैसे भी करके अपने घर वालों को होप दे करके, आशाएं बता के कि मम्मी या पापा मैं इस बार सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा, और वहाँ से वो फीस लेकर आ रहा है, पे कर रहा है, और आप कोड कोड करके आपने एग्जामिनेशन रद्द कर दी और आपने रिकंडक्ट की बात कर दी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है, जो लूप है, बहुत बड़ा लूप होल है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे का एग्जामिनेशन, बच्चे ने फॉर्म भरा है लखनऊ से, उसका सेंटर मिल रहा है मुंबई। अच्छा। अब हजारों किलोमीटर दूर जाकर के बच्चा एग्जामिनेशन दे रहा है। चलो ठीक है, दिया तो दिया। जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर वो जा रहा है वहाँ पर एसी नहीं है, वहाँ पर फैन नहीं है, उसका कंप्यूटर अचानक से बंद हो जा रहा है, उसका पेन चलते वक्त अचानक से रुक जा रहा है, माउस हम ऊपर नीचे कर रहे हैं और वो कर्सर मूव ही नहीं कर रहा है। आप इमेजिन करो कि एग्जामिनेशन किस लेवल पर क्या कंडक्ट हो रहा है। नीचे हम ऊपर वाले फ्लोर पर एग्जाम दे रहे हैं और नीचे गाय की आवाज़ आ रही है चिल्लाते हुए। वो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है? और हम किस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं? ए ग्रेड कंट्रीज एग्जामिनेशन टॉप की, बी एग्जाम। ग्रेड एग्जामिनेशन की, जो मतलब हाई सैलरी आपको पे करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो क्रिएट करेगी वहां पर। और उनके बच्चों के लिए ये हो रहा है। हम यूएस या फिर यूके नहीं है जहां पर गवर्नमेंट एग्जाम्स की इतनी वैल्यू नहीं है। हमारे देश में तो बच्चा टिकटॉक और इंस्टाग्राम के लिए थोड़ी ना अपने आप को समर्पित कर रहा है, वो पढ़ना ही तो चाह रहा है। वो दिन रात एक कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो सिर्फ इतना चाह रहा है कि एक फेयर एग्जामिनेशन ले लो। मैं नहीं कहता कि आप मुझे सिलेक्ट कर दो, मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे जबरदस्ती सिलेक्ट कर दो, मैं कह रहा हूँ बस आप फेयर एग्जामिनेशन ले लो, बेसिकली प्रोसेस और फैसिलिटी दे दो। फैसिलिटी दे दो। मैं खुद बैठूंगा, मैं खुद मेहनत करूंगा, मैं खुद एग्जाम दूंगा, और सब कुछ ठीक रहा तो मुझे आप सिलेक्शन दे देना। बट कम से कम जो बेसिक नीड है उसको तो आप ढंग से आप फुलफिल करो। क्या चेकिंग प्रोसेस में भी फेयरनेस ठीक से होती है? कुछ नहीं हो रहा है मैम, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब अभी एक रिसेंट में केस आया था मेरे पास, एक बच्ची का कॉल आया था। उसका कहना ये था कि जो साइन है, बच्ची ने जो साइन कर रखा है वो कैपिटल में कर रखा है। ओके। और चलो ठीक है, गलती माना, कैपिटल में साइन नहीं होता, ठीक है। एडमिट कार्ड आ चुका है, बच्ची अपने लखनऊ से मुंबई सेंटर पर जा चुकी है, उसको एंट्रेंस गेट पे ये बात बताई जा रही है कि आपने कैपिटल। भाई अगर उसका सिग्नेचर गलत था तो उसको तो पहले ही उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर देना या चाहिए। एडमिट कार्ड ही एडमिट नहीं कार्ड देना। कैसे रिलीज हो रहा है फिर? एडमिट कार्ड आपने रिलीज किया, बच्ची को वहां से वहां बुला लिया, और लास्ट, और अगर आप बुला रहे हो तो उससे एफिडेविट लो, उससे लिखवा लो, उससे आप सिग्नेचर करा लो कि बेटा ये फेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तुम अरेस्ट हो जाओगी। उससे सब करा के उसको एग्जामिनेशन देने का मौका दो। वो बेचारी अपने मम्मी के साथ गई हुई थी, वो बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि मम्मी और वही दोनों गए हुए थे। और वो इतना रो रही थी, इतना रो रही थी मेरे से फ़ोन करके, मैं किससे बात करूँ यहाँ बैठे। तो वो मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने कहा कुछ भी कर रहे हैं, मतलब मैम आप ये मान के चलो गवर्नमेंट के दिमाग में ये चल रहा है कि हमारा मन करेगा तो हम एग्ज़ाम लेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं लेंगे, सिलेक्शन देना होगा तो देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। आपका काम है बस फॉर्म फिल करो, हमें पैसा दो। जैसे बस यहीं पर किस्मत पे छोड़ दो अब। पूरा किस्मत पे छोड़ दो, राम भरोसे। पढ़ाई करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, सब कुछ राम भरोसे। तो ये हमारे देश की सिचुएशन है जहां पर हम अपने आप को बताते हैं हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। हम छोटा सा एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट कर पा रहे हैं, हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की।
ये रियलिटी है हमारे देश की। बट व्हाट इज स्टॉपिंग? क्या ये मेंटालिटी है हमारी, या मतलब क्या रोक रहा है हमको कि ये सब हम नहीं कर सकते? बिकॉज जब हम इतने फ्लाईओवर बना सकते तो हम एग्जाम तो एक कंडक्ट कर ही सकते हैं ढंग से, मैम मुझे एक लगता एक है। कहावत नहीं है, एक या बहुत जहाँ सारे, गोल्ड पहुंच रहा है 1.5 लाख रुपया। बिल्कुल सब कुछ आसान है। हाँ। हर एक इतना जब सिस्टम बिल्ड हो चुका है तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, कुछ नहीं है टफ। बट जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं या फिर लोग बता रहे होते हैं कि सरकार चाहती ही नहीं कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे युवा निकले, क्योंकि अगर आप पढ़ लिख लोगे तो फिर आप वोट नहीं क्वेश्चन करोगे, करो, अच्छा। आप हमें क्वेश्चन करोगे कि यार ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। तो वो चाह रहे होते हैं कि आप मूर्ख बने रहो, आप पूरा जीवन लगा दो पढ़ाई करते वक्त, सब पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पूरा जीवन बीत जाएगा, ना आप हमसे जॉब मांगने आओगे, हम आपको राम रहीम में आपको उलझाए रहेंगे, हम कहीं पर दंगे करा देंगे और हम कह देंगे कि मुस्लिमों ने किया है, हम कहीं मुस्लिमों के एरिया में करा देंगे, हम कह देंगे हिंदुओं में किया है, पूरे देश में इसी का माहौल बना रहेगा। इलेक्शन आने वाला होगा तो हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। हमारे देश में यही सेंटीमेंट चल रहा होगा कि देखो यार गवर्नमेंट ने ये करके दिखा दिया, अब इसको वापस से लेकर आना है, हम इसी में उलझे हुए हैं। बाकी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही होती है, एजुकेशन की बात हो रही होती है, जो कि हमारे देश में, पूरे विश्व में हमारा देश एजुकेशन के नाम पे ही जाना जाता है। आप मानोगे नहीं मैम, यूएस में, यूके में मैथमेटिक्स के टीचर की इतनी डिमांड है, वो भी इंडियन मैथमेटिक्स टीचर्स श्योर। की। वहाँ पर जो ट्यूशन फीस है वो 1 आवर की, 2 आवर्स की 8,000 पर डे है। ओह वाओ। 8,000 पर डे, वो भी आपको सिर्फ डिलीवर करना है 1 आवर 2 आवर। उनको लगता है कि हमारे देश के मैथमेटिक्स के जो टीचर्स हैं वो बहुत पावरफुल, ब्राइट है। बहुत नॉलेजेबल है, बाहर के लोगों की हमारी वैल्यू है, हमारे देश में हमारी वैल्यू नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, मेंटालिटी का कहीं ना कहीं इशू है। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे आपने कहा कि बच्चा फीस देता है, सेंटर दूर होता है। एक बच्चा जो इस टाइप के एग्जाम के लिए अपियर कर रहा होता है, उसका कितना खर्चा होता है, मतलब जनरली अगर आप बताओ। एंड आप चाहो तो कोचिंग का भी एक फिगर जोड़ सकते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली लोग कोचिंग लेते ही हैं। तो उसकी इस पूरी जर्नी में कितना पैसा वो इस पे खर्च कर रहा होता है? मैम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम 1 साल की सिर्फ बात करें तो कोचिंग की फ़ीस आज के टाइम पे ऑफलाइन कोचिंग की, एग्जामिनेशन टू एग्जामिनेशन भी चेंज हो रही है, वेरी कर रहा है, डिपेंड करता है। अगर हम सिर्फ एसएससी बैंक की बात कर लेते हैं तो बच्चे की जो ऑफलाइन कोचिंग की फ़ीस है वो कम से कम 25,000 के आसपास है। वो भी शहर पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप आप दिल्ली पर में, मंथ बता रहे हो कैसे, या टोटल कर रहे हो? पैकेज है अच्छा, एकदम का, पैकेज कर रहे कि हो आप, ओके। हमने 6 महीने का आपको ठीक है। 25,000 का दे दिया। ठीक है। और उसमें सिर्फ क्या है, क्लासेस हैं, उसमें बुक्स नहीं है, उसमें आपका मॉक नहीं है, उसमें एग्जामिनेशन की फ़ीस नहीं है, उसमें कन्वेंस नहीं है कि आप अगर आप दिल्ली जा रहे हो अपने गांव से निकल के तो दिल्ली में आप कहीं ना कहीं रेंट पे भी रहोगे। रेंट पे रहोगे तो आप कुछ नहीं तो 10,000 मिनिमम तो आप दोगे ही दोगे, प्लस आपका कोचिंग फीस है, फिर आपका कन्वेंस है, फिर आपकी बुक्स हैं, फिर आपका और मॉक है। वो कितना बनता है ये सब, अगर मैं अगर मैं लगभग? ओवरऑल मिला के देखूँ तो कम से कम आपका 2 लाख 2.5 लाख रुपए आपका 1 साल का जा ही रहा है, जो कहीं नहीं गया। इसमें आपने सब जोड़ लिया, सब एग्जामिनेशन सब फी, सब मिला दो आप, एग्जाम क्योंकि सेंटर पे भी क्योंकि जाना है। बैंकिंग के एग्जाम्स की जो फीस है मैम वो 1,000 रुपीज़ है एक एग्ज़ाम ओह की। अच्छा। वो भी वेरी कर रही है, अगर आप बड़े एग्जाम में जाओगे तो वो 2,000 हो जाती है। तो एसएससी में तो फिर भी हम कहें चलो छोटा फीस है, 100 है, 500 रुपीज़ है, बैंकिंग में तो बहुत कॉस्टली है। आप यूपीएससी में चले जाओ, वहाँ की, ये तो मैंने पूरे जर्नी की फीस बता दी। अगर हम एसएससी बैंक में, यूपीएससी की तो सिर्फ ऑफलाइन सेंटर पे एंटर करने की लाखों रुपए फीस हो जाती है। ट्रू। उसमें तो फिर वो आंकड़ा 5 लाख 10 लाख पहुंच जाता है। तो बच्चे से तो बहुत मतलब बच्चे का तो बहुत खर्च हो रहा होता है अगर हम फीस फीस की अगर बात और करें तो। मतलब जनरली एक बच्चा कितने अटेम्प्ट देता है, तो आपको क्या लगता है? आई एम तीन नॉट चार टॉकिंग साल अबाउट तो ब्राइट। 3-4 साल तो देता है वो अपना तो मतलब तीन मिनिमम, चार अटेम्प्ट दे ही रहा है दे ही वो, रहा है, वो दे ही रहा है आराम और हर से, बारी वो ये दो सोच ढाई रहा है, लाख रुपए खर्च रहा खर्च है। कर रहा है वो, हाँ आराम से। तो फिर तो काफी हो जाता है जब बंदा एक बहुत ही स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं होता। और वो अगर स्टेबल बैकग्राउंड से नहीं है तो कैसे कैसे करके अरेंज कर रहा है। वो सिर्फ, मैं अगेन वही बात बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना चाह रहा है कि आप फेयर एग्जामिनेशन ले लो भाई, फिर मैं देख लूंगा कि क्या मेरी लाइफ में है क्या नहीं है। आप वो तो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, हमसे सिर्फ फीस लिया जा रहा है। क्या इसमें सर, क्या इसमें इंग्लिश मीडियम या जो थोड़े अर्बन सेक्टर से बच्चे आते हैं, उनको कोई एडवांटेज है इन एग्जाम्स में? थोड़ा हो जाता है मैम। द रीज़न बीइंग, इंग्लिश आप देखो कि जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होता है। मतलब इंग्लिश का सेक्शन रहेगा और उसके कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ को भी आपको क्लियर करना है, और ओवरऑल तो करना ही करना है फिर आपको। बट मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ रहता हूँ। मतलब क्या इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज है? नहीं है। या तो आप कह दो, मैं अगेन गवर्नमेंट को यहाँ पर क्वेश्चन करता हूँ कि या तो आप कह दो कि इंग्लिश हमारे देश की राष्ट्रभाषा है और आपको सीखना पड़ेगा।
जब बच्चा संस्कृत सीख सकता है, जब बच्चा मैथमेटिक्स सीख सकता है, तो बच्चा रीजनिंग सीख सकता है, इंग्लिश क्यों नहीं सीखेगा? बट आप दोहरा चरित्र, दो विचारधाराओं के साथ आप क्यों सामने आते हो? आप एक तरफ से इलेक्शन लड़ते हो इस बात पे कि नहीं मातृभाषा, नहीं हिंदी, नहीं मराठी, ये ऐसा वैसा। एग्जामिनेशंस आप गवर्नमेंट के जितने भी उसमें आप इंग्लिश को इंक्लूड कर रहे हो। मतलब आप एक भाषा के आधार पर बच्चे के पोटेंशियल को जज कर रहे हो। ये कहाँ से फेयर है? और इस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा होता है। तो फिर हिंदी मीडियम स्कूल का लॉजिक ही क्या है? क्यों है? मतलब क्यों रखे हमने? क्यों, वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि अगर आपको इंग्लिश इंग्लिश ही करना है तो आप हिंदी मीडियम्स को सभी तरफ से खत्म कर दो। बच्चे का मेंटालिटी बनना शुरू हो जाए कि मुझे सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है। मैम हिंदी मीडियम खत्म नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि अच्छा गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है, तो उनको वो दिखावा कर रहे हैं, वो हिंदी को भी प्रमोट कर रहे हैं। वो जिस जिस दिन हिंदी दिवस होगा उस दिन वो फ्लैग लहराएंगे, वो ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मिठाइयाँ बांट देंगे कि हमारा हिंदी हमारा देश है, हिंदी हमारी भाषा है। लेकिन बाकी जगहों पर आप इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हो, तो हरी जगहों पर आप एग्जामिनेशंस ले रहे हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा हमारे देश में। हमारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स को तपस्या मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं मान रही है इस बात को। वो इसे तपस्या नहीं मानती है। वो, मैं मानता हूँ बच्चों के इमोशंस को, बच्चों के सेंटिमेंट्स को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या फील कर रहा है, आप उसको जिस दिन समझना शुरू कर दोगे, आप उसके लिए काम करना शुरू कर दोगे, और जिस दिन आपने उसके लिए काम कर दिया, देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाखों करोड़ों एस्पिरेंट्स हैं मैम, और वो डेली धक्के खा रहे हैं। आप जिस समय एग्जामिनेशंस होते हैं मैम, एक बार आप रेलवे स्टेशन पर चले जाना, इतनी ट्रैफिक होगी, बच्चा बच्चा गेट पर नहीं बैठ पा रहा है, खड़े होके जा रहा है। वो इतना क्राउड है बच्चों का, और आप उन्हीं बच्चों को नहीं समझ पा रहे हो, उनके लिए काम नहीं कर रहे हो। तो कर क्या रहे हो? क्यों फिर आप अपॉइंट हुए? क्यों आप चूज किए गए फिर एज ए गवर्नमेंट? तो ये पेन नहीं समझ पा रहे हैं बच्चों का लोग, और मुझे लगता है कि इस पे काम होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका इसी पे होना चाहिए। आई थिंक ये तो एक अलग डार्क रियलिटी आपने खोली है, क्योंकि अभी तक जो डार्क रियलिटी लोगों को पता चलती है वो ये है कि कितना प्रेशर है क्लियर करने का। वही एक डार्क रियलिटी है जो चलती जा रही है तब से। चाहे हम मूवीज देख लें जो कोटा पे बनी हुई हैं, अब इन एग्जाम्स के लिए जैसे आपने बताया था दिल्ली, इलाहाबाद, ये बहुत बड़े सेंटर्स हैं। अ, तो क्या ये एक्चुअली कल्चर बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है और इट इज़ फोर्सिंग स्टूडेंट्स कि वो सुसाइड करें या डिप्रेशन में जाएं? और ये क्यों इतना, हम इतने लेवल तक क्यों पहुंच गए हैं? मैम लाइफ कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नहीं कि जेड पे ख़त्म है। मैं मानता हूँ कि लाइफ नंबर्स हैं जिनका कोई अंत नहीं है। सुसाइड बच्चा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेंटली वीक है। कोचिंग सेंटर्स या फिर जो एग्जामिनेशंस हैं, उनका प्रेशर नहीं है कि हम कहें कोचिंग सेंटर्स की वजह से बच्चा सुसाइड कर ले रहा है या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन रहा है। एग्जामिनेशंस गलत तरीके से हो रहे हैं, उसका प्रेशर है, इस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं हर्ट है। जो मैंने अभी बताया आपको, इससे बच्चा परेशान हो रहा है। अगर ये स्मूथ हो जाए तो गवर्नमेंट एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है कि बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की वजह से सुसाइड कर ले रहा है क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। पर वो भी तो एक रीजन होगा ना, चाहे स्मूथनेस क्यों ना आ जाए, देयर कुड बी रीजंस कि आप फिर भी क्वालिफाई नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो तब भी आप मेंटली वीक अगर वैसे हो तो आप तब भी वो कदम ले हाँ सकते हो। बिल्कुल, तभी मैंने बोला ना कि मेंटली वीक है जो बच्चे, वो कर रहे हैं। क्योंकि सिलेक्शन या गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है कि हमने सिर्फ पढ़ाई कर ली, अच्छे से हार्डवर्क कर लिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपकी किस्मत भी है, सही डायरेक्शन भी है, डेडिकेशन भी है, हार्डवर्क भी है, स्मार्ट वर्क भी उसमें मिल रहा है, सही गाइडेंस भी मिल रहा है, कहाँ से आपने सही रिसोर्स लिए हैं वो भी आपका मैटर कर रहा है। मैं कहता हूँ कि जब सातों सितारे एक होते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ वहीं पर फिनिश होती है, आप वहीं पर ख़त्म कर रहे हो अपनी चीज़ों को। मैं ये मानता हूँ। मतलब मैंने भी, वही बात है कि मैंने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना शुरू किया था, बट नहीं हुआ मेरे से। बट और मेरी लाइफ तो बहुत ही बुरी थी एक टाइम तक। मैंने सुबह 6 बजे मैं निकलता था पढ़ाने। सुबह 6 से लेकर के दोपहर 2 बजे तक मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता था, वो भी अपने घर से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर जाके बस से। सुबह 5 बजे का निकला, फिर 2 बजे मैं निकलता था वहाँ से, फिर मैं वापस लखनऊ आता था। रास्ते में जो ठेले हैं और कुछ भी करके बस खाना खा लेते हैं क्योंकि जीना है, पेट भरना है। और वहाँ से निकल के मैं होम ट्यूशन्स पढ़ा रहा हूँ। होम ट्यूशन्स पढ़ाते हुए मैं रात को 9 बजे तक घर पहुँच रहा हूँ। तो ऐसी लाइफ मैंने देख रखी है। मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए, मेरा नहीं हुआ। बट आज चीज़ें डिफरेंट हैं। आज मैंने आपको बताया कि मैंने गुड़गांव में घर लिया।
तो मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि अगर मैं कर पा रहा हूँ तो ये आपको समझना होगा कि कोई भी कर सकता है। अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ एंड है। आपको पता ही नहीं कि आपके जीवन में आगे क्या लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना सर, उस एज पे आप ये सब नहीं सोचते हो, इतनी मेच्योरिटी नहीं होती है आप में। और मुझे लगता है कि टीचर्स ये चीज़ बच्चों के माइंड्स में नहीं डाल रहे हैं कि देयर कुड बी लाइफ बियॉन्ड दिस। तो कहीं मुझे लग रहा है कोचिंग सेंटर्स वो अपनी इस होड़ में इतने बिजी हो चुके हैं कि कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं, कितने हम करेक्ट। लोग सिलेक्शन प्रोसेस में निकाल पा रहे हैं, कि वो ये साइड पे फोकस कर ही नहीं पा रहे। वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की। 100%। तो वहां पे क्यों ये गैप आ रहा है? व्हाई आर टीचर्स नॉट एड्रेसिंग, या कोचिंग सेंटर्स आर नॉट एड्रेसिंग दिस? मैं कोचिंग सेंटर्स के बारे में तो बहुत डीपली नहीं जानता क्योंकि मैंने नहीं देखा है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मैंने अभी भी आपके सामने यही बात रखी। मैं खुद भी अपने सेशंस में यही बता रहा होता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब एंड नहीं है। आपको अपने आप को तैयार करना है, उस प्रोसेस पर यकीन रखना है। आप जिस फील्ड में हो इस टाइम पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रिपरेशन पर फोकस करना है, आपको खुद को तैयार करना है। आपकी तैयारी अच्छी होगी तो गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से निकल लेंगे। बट हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फॉल्स होप ना सिखाएं, फॉल्स होप ना दे बच्चे को कि सिलेक्शन लेना है, उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ और है ही नहीं। क्योंकि हाँ, मे बी उनके माइंड में ये चल रहा हो कि यार मॉनेटरी बेनिफिट चल रहा हो कि यार मैं अगर ये कह दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कुछ, मतलब गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ नहीं है, अगर मैं ये कह दूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी कुछ ना बहुत कुछ कुछ है, है। बहुत कुछ है, तो कहीं ना कहीं ये छोड़ ना दे और मेरे को फीस ना आए। ये सच है, हो रहा है लाइफ में, हम देख रहे हैं आसपास। बट ये गलत है। और मैं मानता हूँ कि टीचर्स को लगातार ये बात बतानी होगी बच्चे को कि देखो, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आप अपना 100% दो। 100% दोगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। बेहतर का मतलब ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बेहतर का मतलब ये होता है कि लाइफ आपकी बेहतर होगी। हो सकता है जिस टर्म में आप चाह रहे हो उस टर्म में ना हो, बट आने वाले टाइम में आपको नहीं पता होता कि चीज़ें कैसे बदलने वाली हैं। आप अपना आज देखते हो, ईश्वर आपका पूरा भविष्य देखता है। और एक कहावत भी है कि जब हमारे मन का नहीं होता तो ईश्वर के मन का होता है, तो वो अच्छा ही होगा। एंड हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये कहना सही होगा कि चाहे कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन ऑफलाइन, में उसमें अभी डिस्टिंग्विश नहीं कर रही, पर ये एक मास बिजनेस की तरह देख रहे हैं लोग, जिसमें सफर स्टूडेंट और क्वालिटी कर रही है। हाँ, फैक्ट है इस बात का कि जिस तरह से कोचिंग सेंटर्स ग्रो कर रहे हैं और बच्चे को ये मैनिपुलेशन चल रहा है कि सिलेक्शन ही है आपका फाइनल डेस्टिनेशन और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है। क्योंकि उनको क्या लगता है कि हमें मास को कैटर करना है, और फिर वो शुरुआत में तो बहुत सारे प्रोमिसेस कर लेते हैं कि आप आओ, हम आपको बेस्ट रिसोर्सेज देंगे, बेस्ट मटेरियल देंगे, बेस्ट टीचिंग देंगे, सब कुछ वो बोल रहे होते हैं और बच्चे से फीस ले लेते हैं। बट उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चे का स्ट्रगल पार्ट शुरू हो जाता है। फिर उसको वो चीज़ नहीं डिलीवर कर पा रहे होते, क्योंकि बच्चे, ओनर्स को क्या लगता है कि हाँ हमें मिल गई चीज़ें, हमारा तो काम हो गया, अब बच्चा रोए परेशान हो, इससे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन ये ऑनलाइन में कम है। पर है। होगा तो है ही मैम, 100% तो कुछ भी सही नहीं होता, बट ऑनलाइन में बहुत कम हो जाता है। आप पूछेंगे कैसे? मैंने यूट्यूब पर अपने वायरल मैथ्स के चैनल पर आप देखिएगा, प्री टू मेंस लेवल का फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पढ़ा रखा है। आपको नहीं इनरोल करना है, कोई बैच इनरोल करने की जरूरत नहीं है। आप उस चैनल पर जाओ और आप फ्री में अपना पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस पढ़ो और आप उससे पढ़ के आप सिलेक्शन ले लो। वहां से समझने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर आपको लगता है कि नवनीत सर की टीचिंग क्वालिटी मुझे समझ में आ रही है, तो आप मेरे बैच में या फिर मेरे साथ आप जुड़ोगे। ठीक है। और जब मेरे साथ आप जुड़ोगे तो फिर आप नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें सीख पा रहोगे। तो कहने का मतलब ये है, ऑनलाइन में टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन है, कुछ छिपा नहीं। ऑफलाइन में क्या है, सामने जो टीचर बैठा है मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्डिंग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ऑनलाइन में हमारे पास फीडबैक्स होते हैं, हम टेलीग्राम पे जाकर बच्चे पूछ सकते हैं, ये बताओ नवनीत सर कैसा पढ़ाते हैं। किसी ने कह दिया अरे नवनीत सर ने ये कर दिया, हम एक सेकंड के लिए रुक जाएंगे पीछे, नहीं मुझे नहीं उनके साथ जुड़ना है। 10 बच्चों ने कह दिया नहीं नवनीत सर तो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो हम उनके साथ जुड़ते हैं। तो ऑनलाइन में जो ये गैप है कि हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाओगे तो आप खत्म ही हो जाओगे ऑनलाइन में, क्योंकि बहुत ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर, सब कुछ ओपन है। ऑफलाइन में चल जाता है कि एक बैच निकला, उस निकल गया, बाहर निकल गया, दूसरा बैच आया, उसको क्या पता कि हमने पिछले वाले को क्या पढ़ा रखा है। हमने सेम कंटेंट जो उसको पढ़ाया था, सुबह मैं 10 क्वेश्चन रट के गया, मैंने 6 से 7 वाले बच्चों को जो पढ़ाया वही मैं 7 से 8 वाले बच्चों को पढ़ा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऑनलाइन में आपको हर घंटे अपडेट करना है अपने आप को, आप सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ा सकते। मैंने जो
आज से एक हफ्ते पहले जो पढ़ाया होगा या एक साल पहले जो पढ़ाया होगा, आप अगेन अगर मेरे सेशन में आओगे तो वो क्वेश्चन आपको दिख ही नहीं सकते। Are you serious? 100% सीरियस, आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आएगा बच्चा कह देगा अरे सर आपने पढ़ाया है पढ़ाया है पढ़ाया है। पर नए बच्चे भी तो आते होंगे तो मैम उनके पुराने बच्चे ज्यादा होते हैं ना, नए बच्चे तो कम होते हैं। नए बच्चे 10 होंगे, पुराने बच्चे 90 होंगे, तो नए 10 बच्चों को लेकर आते हैं। क्योंकि सिलेक्शन फोर्टनाइट का गेम नहीं है, वो साल 2 साल 3 साल वो आपकी हिस्ट्री बना रहा होता है पूरी। तो अगर हम सेम क्वेश्चन कराते हैं, अगर सेम गलती से आ गया तो बच्चे पूरे सेशन में स्पैम कर देते हैं कि सर ये तो हो चुका है, सर ये हो चुका है। तो आप मेंटली थोड़ा सा परेशान हो जाओगे, यार क्यों करा दिया मैंने ये, जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा। हम सोचेंगे ना कि यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे देना चाहिए। तो हमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसे रीफ्रेम करना पड़ता है नए नाम के साथ, नए स्टेटमेंट के साथ। तो ऑनलाइन में बहुत कम है कि हम मास को केटर करने के लिए हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाएं। ऑनलाइन में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या मतलब ये कहना सही होगा कि जितना मेहनत बच्चे को करना पड़ता है अपनी एजुकेशन या अपना समझने के लिए, उतना ही मेहनत ऑनलाइन में टीचर को करना पड़ता है अपना कंटेंट पढ़ाने के लिए? 200%। बच्चा तो फिर भी घर बैठ के तैयारी कर रहा है अपना, वो फिर भी वो 10 टीचर्स के साथ जुड़ रहा है कि आधा यहाँ से उसने पढ़ लिया, आधा क्वेश्चन वहां से ले लिया, आधा पीडीएफ वहां से ले लिया। टीचर को तो लगातार एक ही जगह से खड़े होकर के लाखों बच्चों को पढ़ाना है। ऑफलाइन और ऑनलाइन का अगर हम कंपेयर करें, ऑफलाइन में टीचर ने अगर कुछ गलत लिख दिया या कर दिया, 25 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, बस वहीं तक रहा और टीचर ने बाद में साफ कर दिया उसको और समझा दिया कि देखो हाँ यार मेरे से मिस्टेक हो गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। 200 बच्चों के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं किया। बट अगर मैंने गलती से 5 की जगह 25 लिख दिया ना, तो मेरे साथ जो लाखों बच्चे जुड़े होंगे जो वीडियो बाद में देखेंगे, वो मुझे जज कर लेंगे। मैंने ना आपकी एक रील देखी थी, जैसे आपने भी ये पॉइंट रेज किया कि लड़कियां नहीं आ पा रही हैं, तो एक आपकी कोई एक स्कूटी वाली रील थी और उसके बाद एक लड़के वर्सेस लड़कियों वाली एक रील थी। आई थिंक मैं अभी ऑडियंस को वो दिखा भी दूंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सर लड़कियां स्कूटी नहीं चला पाती हैं। बहुत मजा आया ना, तुम जैसे गधों की वजह से ही नहीं चला पाती। लड़कियां कार चला लेती हैं, लड़कियां ट्रेन चला लेती हैं, लड़कियां हवाई जहाज उड़ा लेती हैं, लड़कियां बड़ी बड़ी कंपनी चला लेती हैं, लड़कियों से स्कूटी नहीं चलेगी। राइट? आप लड़के हो ना, आप एक बार इमेजिन करो, आप घर से निकलो, 4 लड़के आपको घेर लें, आपको लगातार घूरते रहे, आपकी गाड़ी के ऐसे ऐसे आपको क्रॉस करें, आपको परेशान करें, आप पैनिक नहीं होगे? आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा? लड़कियां ये चीज डेली फेस कर रही होती है, पहले से ही उन्हें घर में रोका जा रहा होता है बाहर निकलने से, फिर भी अगर वो हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और उसके साथ अगर ये घटनाएं घट रही होती हैं तो वो पैनिक नहीं करेगी, वो परेशान नहीं होगी, उससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और अगर कोई उससे एक्सीडेंट हो गया तो हम एक माइंड में स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि हाँ लड़कियां स्कूटी नहीं चला पाती। तो वो मतलब आपका बड़ा एग्रेसिव स्टांस था उसमें। ठीक था कि नहीं मैम? नहीं नहीं, देखो मैं तो लड़की हूँ तो मैं तो साइड ले ही लूंगी आपकी, बट एग्रेसिव स्टांस था। एंड यू नो, इज इट सो टफ फॉर गर्ल्स टू रियली अभी भी यू नो, अगर उनके कोई ऐसे सपने हैं या इफ दे वांट टू अपीयर, अभी भी इतना टफ है उनके लिए कोचिंग लेना और एक कोचिंग सेंटर तक आना या ऑनलाइन कोचिंग तक लेना? मैम हम दिल्ली में हैं, हम गुड़गांव में हैं और आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं। आप इमेजिन करना, सिर्फ हम आए दिन न्यूज़ सुनते हैं कि दिल्ली में या नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में एक घर ऐसा है जहां पर अपनी बहू को इन लॉज ने मिल करके जला दिया और बच्चा बेचारा सहम गया देख करके। हम कहाँ पर हैं? हम नोएडा में हैं, जो कि वेल डेवलप्ड हाईवेज हैं, कार्स हैं, मर्सिडीज़ हैं, ऑडी है, सब घूम रही है, सब एजुकेटेड हैं। यहाँ पर ये हाल है। हमारे देश में आज भी ऐसे लाखों गांव हैं जहां पर बिजली तक नहीं पहुंची है, जहां पर रोड्स तक नहीं पहुंची, जहां पर पानी भी वो कुएं से भरने जा रहे हैं, जहां पर पानी भी नहीं, टैंकर आ रहा है। गांव क्या, मुंबई में ही हम कितने सारे केसेस देख रहे होते हैं कि वहां पर टैंकर आ रहा है और वो जा रहे हैं, वॉशरूम तक नहीं है, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि क्या वहां ये नहीं होता होगा? जब यहाँ हो रहा है, जहां पर पुलिस की व्यवस्था है, सब कुछ है, जहां पर गवर्नमेंट खुद बैठी है दिल्ली के ऊपर, वहां हो जा रही है घटना, तो वहां जहां पर लाइट तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर कुछ नहीं है, तो वहां पर तो हो ही रहा होगा ये, और इतने बड़े संख्या में होगा कि हम इंटरनेट पे भी वो चीजें नहीं आ पाती होंगी, इंस्टा पे भी नई चीज हम देख पा रहे होंगे। तो मैं मानता हूं कि लड़कियों के साथ ये चीज है, और इसे हम कितना भी कह दें कि अब जैसे इस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लड़कों के साथ भी होता है, सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं होता है, बट वही चीज़ मैंने पहले भी बोली है कि लड़कियां को जो स्ट्रगल उनका जो है वो बहुत डिफरेंट है, अलग ही है। वो कितनी भी बड़ी जॉब में हो, लोगों का मानना यही है कि उनको घर जाके इन लॉज के लिए खाना तो वही बनाएंगी, गिवन है, मतलब वो अंडरस्टूड है, वो बाय डिफॉल्ट सेटिंग में है कि भाई खाना तो आपको ही बनाना है।
लड़कों को मैं अगेन कहता हूँ कोई जला के मारने वाला मैंने केस नहीं सुना। अब इस पे अगेन वही कुछ लोगों की उसको वहां ले जाके मार दिया, तो वो हजारों लाखों में कोई 3 केस आ रहा है, 2 केस आ और रहा वो है, हाईलाइट भी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो सुनने में नहीं आते ना सुनने में पहले। नहीं आता है। हम तो सदियों से सुनते चले आ रहे हैं कि लड़कियों के साथ क्या क्या बीत रहा है, सती प्रथा से लेके पता नहीं क्या क्या बीतता चला जा रहा है, और इस चीज को हम बहुत नेग्लिजिबल कह देते हैं, अरे ठीक है, ठीक नहीं है मैम, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि प्रॉब्लम हमारे काउंसलिंग में ही है मैम। एज ए पेरेंट हम जानते हैं क्या कह रहे होते हैं अपने लड़कियों से कि खाना नहीं बना पाओगी तो ससुराल वाले घर से निकाल देंगे। छोटी सी बच्ची को बोल रहे हैं, अरे झाड़ू नहीं लगाना आता तुमको, पति तो 2 दिन में तुमको बाहर कर देगा घर से। हम उसको ये नहीं कह रहे हैं कि बेटा पढ़ लो, अच्छे से कुछ अपने आप को डेवलप कर लो, बन जाओ, कि अगर पति निकालेगा तो तुम खुद अपने आप को प्रूफ कर देना, तुम उसको निकालने की क्षमता रखना। हम ये उसको बता ही नहीं रहे, हम ये उसको मोटिवेट कर ही नहीं रहे, उसको हम सही डायरेक्शन दे ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि खाना नहीं बना पाओगी तो तुमको घर वाले निकाल देंगे। तो उसके अंदर ये वहम बन रहा है कि यार निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे। वो पहले से ही डरती जा रही है, शादी लेके ही डर रही है कि यार अच्छा ऐसा होता है। फिर आने वाले टाइम में है ना, सरस्वती बैठी ही है जीवा पे, हो भी जाता है। पर आपको क्या चीज ने ट्रिगर किया ये रील बनाने के लिए? मेरी कोई बहन। अच्छा, हाँ, आपकी बहन। मेरी बहन, मैंने स्कूटी उसको दिया तो लोग बड़ा ही मेरे को फैमिली में बोल रहे हैं, अरे लड़कियां स्कूटी, लड़कियां स्कूटी। दोस्तों में भी होता ही है कि हाँ स्कूटी नहीं चला पाती हैं, ऐसा है वैसा है। तो मैंने सोचा यार क्या ही है, क्यों नहीं चला पाती हैं लड़कियां? हवाई जहाज उड़ा रही हैं लड़कियां। मैम आप खुद इतने बड़े पॉडकास्ट आप कर रहे हो, आप इतने जर्नलिज्म में आपने इतना टाइम दिया है, आप लड़कियां हवाई जहाज चला रही, बड़ी बड़ी कंपनीज रन करेंगी, वो छोटी सी स्कूटी नहीं चला पाएंगी वो? मतलब कैसा स्टीरियोटाइप बना दिया है लोगों ने कि लड़कियां ये नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे का मैंने रीजन सोचा, ये है रीजन। क्योंकि जब लड़कियां स्कूटी से निकलेंगी तो 4 आंखें लड़कों की उनको घूर रही होंगी, परेशान कर रही होंगी। कोई इधर से ओवरटेक मार रहा है, कोई इधर से ओवरटेक मार रहा है, कोई उनके कपड़ों पे कमेंट कर रहा है, कोई उनके गाड़ी पे कमेंट कर रहा है। मैंने इसी बात को रिलेट किया कि आप लड़के हो ना, आप निकलो और आगे रास्ते में आपको 4 लड़के घेर लें और आपको ऐसे से ओवरटेक करें, आपको परेशान करें, आपको गाली बकें, आपको टॉर्चर करें, आपसे एक्सीडेंट नहीं होगा, आपसे भी एक्सीडेंट होगा। जब लड़कियों को पहले से ही टॉर्चर किया जा रहा है कि वो घर से ना निकलें, इसी तरह से बेचारी हिम्मत करके स्कूटी से बाहर निकलें, तो लड़कों का इतना प्रेशर बन रहा है, इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। अगर उनसे कहीं एक गलती हो जाए, कहीं ओवरटेक करने में या कहीं घूमने में, कहीं कुछ हिट कर जाए, तो हमने एक माहौल बना दिया कि लड़कियां स्कूटी नहीं चला सकती। भाई देश भर में जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें 95% लड़के जिम्मेदार होते हैं। ड्रिंक करके लड़के ही गाड़ी चला रहे होते हैं, जितने भी केसेस हम देख रहे होते हैं गाड़ियों के। लेकिन बनाया क्या गया है माहौल कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। तो ये वही है, पुरुष प्रधान समाज है, जो कह दे वही सच मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने ये तो बातों बातों में बात आ गई, पर अभी आपने पीछे एक क्वेश्चन कहा था कि टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को बताना कि यार आप इतने अटेम्प्ट्स हो गए हैं या ये आपके लिए नहीं बना है, या जो भी आप जैसे उस बच्चे को समझाना चाहें। तो बच्चे को कब ये समझ आए या पेरेंट्स कब ये उसमें उसमें सपोर्ट करें कि यार अब बस इससे ज़्यादा अटेम्प्ट दे नहीं सकते हैं, अपनी लाइफ मत खराब करो, आगे बढ़ो, कुछ और करो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब यू नो व्हेन टू स्टॉप, ये एक्चुअल में है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप पहली चीज़ तो आपको पता होता है पहले से, हर इंसान को अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है कि उससे ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती है। हमें झूठा होप लेके नहीं रखना चाहिए अपने दिमाग में कि मैं कुछ भी करके कर लूँगा। जैसे मेरे साथ एक बचपन से था कि मुझसे रटा नहीं जाता कुछ, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो ऐसे हो। पहले होता था कि हाँ याद करके जाओ, और कोई लेटर राइटिंग हो तो याद करके जाओ तो अच्छा लिख लोगे। मैम मेरे से रटा नहीं जा सकता कुछ। आप मेरे से कभी नहीं सुनोगे कि मैंने कोई शायरी बोल दी हो ही नहीं सकता, मैं पक्का भूल जाऊंगा। आप कैमरे पे बुलवा लो या फिर आप ऑफ कैमरे बुलवा लो, मेरे से नहीं हो सकता। आज मेरे को रटने में बड़ी दिक्कत है। तो मैं यूपीएससी कैसे चला जाऊँ जहाँ पर इतना वास्ट सिलेबस है, हिस्ट्री है, वहाँ पर इतनी सारी डेट्स हैं। तो कहने का मतलब है हर एक बच्चे को अपना प्लस अपना माइनस पता होता है। अगर आपको पता है कि यार ये चीज़ मेरे से नहीं होने वाली है, तो आप स्टार्ट ले सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, और आपको लग रहा कि यार चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं तो आप थोड़ा सा लंबा समय उसमें भी दे सकते हो कि हाँ 1 साल दे लेते हैं चलो। हर साल जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होगे और साथ में जब आप मॉक दे रहे होगे, तो आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिल रहा होगा। आपको लग रहा कि हाँ यार पिछली बार जब मैंने एग्जाम दिया था 100 में मेरे 20 ही स्कोर थे, बट कोई बात नहीं, जब मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट किया तो मेरे 100 में 50 स्कोर हुए, इम्प्रूव हुआ। जब इम्प्रूव हुआ तो मैं 70 भी पहुंचा, मैं 80 पहुंचा, मैं एग्जाम भी क्वालिफाई कर गया। लेकिन अगर आप ये नोटिस करो कि हर बार जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 20 हो रहा है, 25 हो रहा है, फिर उसके बाद फिर और कम हो जा रहा है, तो आप समझना दिस इज नॉट फॉर यू। आप समझ जाओ। और उसके बाद फिर एक समय बाद आप हार्डली 2 से 3 साल देने के बाद आपको क्विट करके आपको कुछ और अपने लाइफ का स्टार्ट करना चाहिए। मतलब
फेज भी आपको देख लेना चाहिए। हाँ, बिकॉज ये फेलियर नहीं है, ये जस्ट ये नहीं। कि ये आपके लिए नहीं बना है। नहीं बना है आपके लिए, वही तो है जो ये फेमस है चीज कि मछली को आप पेड़ चढ़ने को बोलोगे तो नहीं चढ़ पाएगी वो। आप उसके पोटेंशियल को जज करो कि यार तुम तो पेड़ ही नहीं चढ़ पा रही, तो जज करने वाले में कमी है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज मेरे लिए नहीं बनी है, तो आप कुछ और सोचो, आप देखो कि अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए। और जो बच्चे लगातार एफर्ट कर रहे होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, जो प्रोसेस पर यकीन रखते हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही जाते हैं। वो वो हारते नहीं है, वो वही है ना, या तो जीतते हैं या तो सीखते हैं, तो वो हो ही जाता है उनसे, वो कर ही ले जाते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, अगर आपको इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आपने लूप होल्स तो बात की, कोई एक रिफॉर्म लाना हो, वो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैम, जैसे हम अभी हमारे बैंकिंग या एसएससी की बात करें तो हमारा प्री और मेंस होता है, हर एग्जाम में होता है, दो हो चुके हैं लेवल। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने एक बार प्री क्वालिफाई कर लिया तो वापस से आपको प्री क्यों देना है? अगर आप एक बार क्वालिफाई कर चुके हो तो आपको पता है ना, मतलब बॉडी को तो ये पता हो गया ना कि ये पर्सनैलिटी जो है, ये बच्चा जो है ये प्री क्वालिफाई कर चुका है, तो उसको एक सर्टिफिकेट लॉन्च करो। जब आप री एग्जामिनेशन हो, मान लो मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो री एग्जामिनेशन हो रहा है, मान लो दोबारा एग्जामिनेशन होता है सेम, उस केस में आपको प्री नहीं देना है, सिर्फ मेंस। आपको जब मेंस की डेट आएगी तो आपको सिर्फ मेंस में बैठना है। तो इससे बहुत सारी चीजें बदलेंगी, आपका फीस बचेगा, शायद प्लस कॉन्फिडेंस बच्चे में भी आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा। होता क्या है मैम, बच्चे ने प्री की तैयारी बहुत मेहनत से की, प्री क्वालिफाई किया, मेंस उसने बहुत मेहनत से तैयारी की, मेंस का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है, हार्डली 0.75 0.5 से रह गया, अब उसको जीरो से शुरू करना है, उसको वापस से उन्हीं बच्चों के साथ बैठना है जो बच्चे प्रीलिम्स के बिगिनर थे बिल्कुल, जिनको अभी वही है हाल की 25 का भी स्क्वायर ना पता हो, उनके साथ कौन बच्चा बैठ रहा है? मेंस का बच्चा बैठ रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पर चेंज आ सकता है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मैं एक आपसे पूछना चाहती हूँ कि हर फील्ड में एआई और टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रही है, तो इसमें आप एज अ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन जो अब आ रही है या पढ़ रही है, इसमें आप एआई का रोल कैसे देखते हैं? मतलब क्या प्रिपरेशन में हेल्प है? क्या चीटिंग में तो हेल्प हो ही सकती है, आई एम श्योर, बट अदरवाइज एआई का रोल आप इस फील्ड में कैसे देखते हो? कहाँ बहुत ज़्यादा, यू कैन टेल मी अ गुड थिंग ऑल्सो ना बैड थिंग ऑल्सो, कि कहाँ आपको लगता है? जैसे मुझे कुछ डाउट हुआ तो मैं, अगर अब मुझे वो बुक्स में नहीं ढूंढना पड़ेगा। बुक्स में नहीं ढूंढना पड़ रहा है, कोई वो कैब चाहिए मुझे तो मैंने बस टाइप किया। पहले गूगल में क्या था मैम कि गूगल भी एक तरह से अच्छा ही था, बट गूगल में अगर आप कुछ टाइप करते हो, आपने कोई क्वेश्चन रेज किया तो वो नहीं आता था। वो वेबसाइट्स देगा, वेबसाइट्स में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है, वो हमें फिर बहुत ज़्यादा आपको select परेशान कर करना रही है, सिलेक्ट पड़ता है। करना पड़ रहा है। अब आपने जो पूछा हूबहू उसी का क्वेश्चन का आंसर जैसे कोई इंसान बैठ के आपको बता रहा हो, तो प्रिपरेशन में तो ये बहुत अच्छा है। वो भी एक ऑनलाइन टीचर ही हो गया वो भी आपके ऑनलाइन टीचर हो गए जो आपके पॉकेट में है, आपको बस 1 सेकंड के अंदर निकालना है, उससे पूछना है, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो एआई से तो बहुत चीज़ें बदलने वाली है, वही है कि आप लेते कैसे हो इसको, अच्छे के लिए लोगे तो अच्छा आपके लिए है। अच्छा सर, एक क्विक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। दिल्ली या इलाहाबाद, क्या बेटर लर्निंग ग्राउंड है अगर किसी को कंपेटिटिव गवर्नमेंट कंपेटिटिव एग्जाम्स में कोचिंग लेनी है, प्रिपरेशन करना है, प्रेपरेशन करनी है? लाइब्रेरी, कहीं भी हो। कहीं भी हो, क्योंकि ऑनलाइन है, अगेन वही चीज़ है कि पढ़ना तो आपको ही है, और रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, चैट जीपीटी, एआई सब आपके हाथ में है। तो अब आपको दिल्ली, गुड़गांव, इलाहाबाद, कोटा यहाँ कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं बेस्ट कहूँगा घर ही है आपका, बट अगेन वही चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को, बच्चियों को घर पे प्रॉब्लम रहती है, तो अपना एक लाइब्रेरी बुक कर लें, कॉस्ट भी कम है, आप जाके वहाँ पर अपना मैक्सिमम टाइम दो, वहीं से तैयारी करो, वहीं से सिलेक्शन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। फॉर्मूला आना ज़रूरी है या कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है? कंसेप्ट पहले, और कंसेप्ट के साथ फॉर्मूला। मैं बोलता भी हूँ कि आपको फॉर्मूले रटने नहीं है, रचने हैं। तो जब आपका कंसेप्चुलाइज आप बहुत अच्छे होते हो, कंसेप्ट्स के फॉर्म में आप बहुत पावरफुल होते हो, तो आप फॉर्मूले बना लेते हो। फॉर्मूले ज़रूरी हैं, लेकिन फिर आप क्रिएट कर लेते हो, आपको रट के नहीं जाना होता। स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क एग्जाम्स में क्या काम आता है? स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, दोनों चीज़ें दोनों ज़रूरी चीज़ें। स्मार्ट वर्क अगेन वही चीज़ है, मैं स्टार्टिंग में बताया था कि स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क का मतलब ही नहीं पता उनको। स्मार्ट वर्क में पहला स्टेप ये है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होने चाहिए कि एग्जाम्स में पूछे कैसे जा रहे हैं सवाल, किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। थर्ड है फिर उसके ऊपर टूट करके, टूट मेहनत, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये 3 स्टेप होते हैं। इन तीनों स्टेप पर आप अपना हार्डवर्क लगा दो तो सिलेक्शन है फिर। गवर्नमेंट एग्जाम्स या एंटरप्रेन्योरशिप, जॉब, दूसरी लाइफ? दोनों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी है, रेस्पेक्ट है,
स्टेबिलिटी है, वर्क लाइफ बैलेंस है, जो एक्चुअल में एक ह्यूमन चाह रहा होता है अपनी लाइफ से कि यार ये 4 चीज़ें तो मेरे जीवन में होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्रैक करते ही 1 सेकंड के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में ये चारों चीज़ें फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। स्टेबिलिटी नहीं है, कभी आप स्टेबल महसूस करोगे, कभी एकदम से चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, फिर आपको अपना टाइम देना पड़ेगा। तो टू ईच वन इट्स ओन वाली बात, हाँ, जो जिसमें जिसको मजा गवर्नमेंट है, जॉब में रिस्पेक्ट है, इसमें रिस्पेक्ट तभी है जब आपका प्रोडक्ट हिट करे, फेमस हो। फेमस हो। लेकिन हाँ, इसमें फिक्स सैलरी, तो इसमें वेरिएबल सैलरी मिलेगा तो कुछ नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो फिर एकदम से मिलेगा। राइट। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग अब फ्यूचर ही है या ये हाइप है जो अब कम हो रही है? नहीं 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 नहीं, फ्यूचर है, बिल्कुल 100% फ्यूचर है। एक मिथ कंपेटिटिव एग्जाम्स के बारे में जो आप मतलब तोड़ना चाहोगे? मिथ मिथ यही है कि मेहनत करने से सिलेक्शन हो जाता है। मिथ भी और सच्चाई भी है ना, सच्चाई भी है। हाँ। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी जो कंपेटिटिव एग्जाम स्ट्रगल्स पे बनी हो? अभी हाल ही में जो आई थी, 12th फेल। 12th फेल। जबरदस्त। काफी लोगों को अच्छी लगी। एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स होते हैं पढ़ाई से थक जाते हैं या कंपैरिजन या स्ट्रगल से थक जाते हैं? वो लड़कियों के जवाब देने में थक जाते हैं और लड़कियों को लड़कों के जवाब देने में थक जाते हैं वो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो इतना इसमें वो लूपहोल में फंसे हुए हैं? मैम एक्चुअल में फंसे हैं, मैं तो देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ, मैं डेली बेसिस पर सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं तो इतना बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ कि बच्चे इन लोगों की बात भी मेरे से शेयर कर रहे होते हैं कि सर अब बताओ मैं क्या करूँ। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपने जो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन बताई, मेरे को लग रहा है ये उससे बड़ी ये डिस्ट्रैक्शन ना उससे बन बड़ी जाए। डिस्ट्रैक्शन है कि मैं इसलिए मैंने बोला ना, व्हाट्सएप पर वो यही कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस सिलेबस में जो आप पढ़ा रहे हो उसमें आपको कोई टॉपिक डिलीट करना हो जो आपको लगता है इररिलेवेंट है पर हम फिर भी पढ़ा रहे हैं, वो क्या है? मैम डिलीट करने जैसे मैथमेटिक्स में तो कुछ नहीं है। अच्छा। मैं नहीं मानता, बाकी सब्जेक्ट का नहीं पता मुझे, बट मैथमेटिक्स में तो मैं कुछ नहीं भी जानता, मतलब कि इसमें से एक भी टॉपिक आप हटा दो, क्योंकि हर एक टॉपिक का अपना एक रेलेवेंस है। बैंकिंग में जितने भी हम टॉपिक्स देखते हैं मैथमेटिक्स के, जैसे पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, कैलकुलेशन हो गया, अब आप देखो डायरेक्ट इसका रिलेशन है बैंकिंग के फाइनेंस में। हर एक चीज़ का रिलेवेंस है। पार्टनरशिप चैप्टर इतना बड़ा है कि हमारा इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, तो कैसे उसको शेयर किया जाए, बैंकिंग में बहुत बड़ा इसका गेम है। बट अगर हम एसएससी में बात करें तो एसएससी में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सब पूछी जाती है। अब आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए कि यार ट्रिग्नोमेट्री का एसएससी से क्या रिलेवेंस है, बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपके ब्रेन के हर एक नसों को हिला देता है। तो एसएससी की जो जॉब लगती है लोगों की, इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर एक्साइज ड्यूटी में जो जॉब लगती है आपकी, वो प्रॉब्लम भी ऐसी ही फेस कर रहे होते हैं जहाँ पर उनकी सभी नसों को उनको यूज़ में लाना होता है। तो टॉपिक्स इसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं कि वो अलग अलग फील्ड के अलग अलग लोगों को उसी हिसाब से ट्रेन कर सकें। अब आपके लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज क्या है? मेरे लिए हाँ। मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स के टीचर के रूप में तो मैं जाना ही जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लाइफ में महिलाओं और लड़कियों के लिए उनकी एक आवाज़ बन सकूँ। मतलब मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को चाह रहा हूँ। आप देखोगे मैं काम भी इस बेसिस पर कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि मैं, हो सकता है मुझे लाखों लोग मेरी बात ना सुने, ना माने, मैं मानता हूँ कि सुने लाखों लोग, लेकिन 10 भी अगर कन्वर्ट कर दिया मैंने, उनको अगर ये फील करा दिया कि एक लड़की, एक महिला आपकी माँ भी है, एक बहन भी है, आपकी वाइफ भी है, तो हम, और आपकी बॉस भी हो सकती आपकी है। बॉस भी हो सकती है। तो हम जो सोच रहे होते हैं कि यार वाइफ है तो इसके साथ हम कुछ भी करें, तो आप ये भी सोचो कि आपकी बहन भी कभी ना कभी किसी की वाइफ बनेगी। आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? फिर माँ भी किसी की वाइफ थी, बट वो तो अच्छे से, आप क्यों अपनी वाइफ को अच्छे से नहीं रख पा रहे हो? तो मैं मानता हूँ कि मैं कुछ, मतलब जितने लोगों को मैं मिलूँ, सुनूँ, सुनाऊँ, तो मैं लाखों गुना परिवर्तन में ला सकूँ। बट अगर मैंने 5 भी कर दिया, 10 भी कर दिया अपने जीवन में, मैंने कहा ठीक किया मैंने फिर। क्योंकि अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर हैं मैम, एक्चुअल में हम उस जगह पर हैं जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और पहुंचाने से ज्यादा ना आप उस स्टेज पर हो कि आप इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है क्योंकि आप तो यूथ से जुड़े हो। हाँ। और यूथ इन्फ्लुएंस हो जाए तो अगली जनरेशंस इन्फ्लुएंस होती हाँ हैं मैम, फिर। एक्चुअल में आप देखो ना कि जब किसी बच्ची का सिलेक्शन होता है तो वो ना केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज का वो एक नई दिशा निर्धारित कर देती है। बगल पड़ोस के लोग कहना शुरू कर देते हैं कि फलाने घर में बच्ची का सिलेक्शन हो गया, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तो एक लड़की का सिलेक्शन पूरे परिवार को नहीं संभाल रहा है, बल्कि पूरे समाज के सोचने के नज़रिए को बदल दे रहा है।
तो Right. जब हम यूथ को इंस्पायर करते हैं, यूथ को सही दिशा देते हैं, तो यूथ खुद में बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर देता है। तो मैं अगर 10 लोगों को चेंज करूंगा तो 10 लोग अपने आप 100 को कर देंगे। चलो, ऑन दैट नोट आई थिंक मैथ्स एक तरफ और ये थॉट पूरा एक तरफ है और ऑब्वियसली मेरे लिए तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थॉट है जिससे आपने ये कंक्लूड किया है पॉडकास्ट। मैं तो दर्शकों को अपने यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ जब आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो तभी सर का चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लाइफ में जब अपनी तैयारियां कर रहे हो आप तब भी देख सकते हो। जो कॉन्सेप्ट्स वो पढ़ा रहे हैं वो आपको स्कूल टाइम से बहुत हेल्प करने वाले हैं और उनके चैनल की डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है ही। सो प्लीज़ फॉलो हिम। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द एग्जाम्स या कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम कोशिश करेंगे कि हम सर तक वो भेज सकें और उसका रिप्लाई किसी ना किसी तरीके तक आप तक पहुंचाएं। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ शेयर दिस एपिसोड विद मल्टीपल यंग पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ शायद एग्जाम्स पास करने में नहीं बट लाइफ को पास करने में भी। और एक बहुत हेल्प मिलती है, एक मोटिवेशन मिलती है ये जान के कि टीचर्स ऐसा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं वो ये एग्ज़ाम पास करे और उन्होंने कुछ किया हो, पर उन्होंने अपनी लाइफ के साथ क्या करा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। ये एक एपिसोड बहुत डिफरेंट अटेम्प्ट था जिसमें हम चाहते थे कि एटलीस्ट ऐसा मैसेज जाए कि आप अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी सक्सेसफुल हो और अगर नहीं कर रहे तब भी सक्सेसफुल हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग समझे क्या।